नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक तरफ है अमीरी लेकिन बंदिशें और दूसरी तरफ है गरीबी लेकिन आजादी। ये कहानी है एक बहादुर लड़की, एक सीधे सादे लड़के और एक चालाक ठग की, जिनकी किस्मत एक जंगल में आकर ऐसे मिलती है कि सबकी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। शांति नगर नाम का एक नगर था जहां पर निर्मला नाम की एक धनी स्त्री रहा करती थी। निर्मला के पिता लालजी सेठ बहुत बड़े सेठ थे। उनका व्यापार विजयनगर, प्रशांतपुर और शांति नगर में था। सेठ जी की 2 बेटियां थी, निर्मला और प्रियंवदा, और एक बेटा था हरिलाल। सेठ ने अपने जीते जी अपने धन का बंटवारा कर दिया था। शांति नगर की हवेली और व्यापार निर्मला के जिम्मे लगा दिया था। प्रशांतपुर प्रियंवदा को दे दिया था और विजयनगर में बेटा हरिलाल रहता था। सेठ ने जीते जी बेटियों का ब्याह नहीं किया था। वह झुकना नहीं जानते थे। वह बेटियों के ब्याह के लिए किसी सेठ के पास इसलिए नहीं गए कि उन्हें किसी के यहाँ शीश झुकाना पड़ेगा। बेटियां खुद से अपना ब्याह पिता के रहते कर नहीं सकती थी। भाई हरिलाल को पिता के रहते क्या पड़ी थी कि फालतू का सोचे। उसने खुद से अपना ब्याह कर लिया था तो सेठ और बहनें उस पर काफी नाराज थी। इसलिए वह अपने पिता के पास शांति नगर में नहीं आता था। पिता बेटे पर इतना नाराज हुए कि नाराज होकर तीर्थ में चले गए और लौट कर नहीं आए। प्रियंवदा कितने दिन पिता और भाई के भरोसे पड़ी रहती। उसने अपना ब्याह अपने बूढ़े मुनीम के बेटे से कर लिया। रह गई निर्मला, जो पिता के नक्शे कदम पर चलती थी। उसने झुकना नहीं सीखा था। प्रियंवदा 1-2 बार उससे मिली थी तो सलाह दी थी कि तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए, स्त्री अविवाहित शोभा नहीं देती। तब निर्मला भड़क गई कि तुमने तो मेरी नाक कटा दी। उस तरह समय गुजरता गया। निर्मला अब 50 पसंद देख चुकी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि विजयनगर में भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें सारे मकान डूब गए। दुकान और गोदाम में रखे सामान डूबकर बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि हजारों लोग सोए सोए डूबकर मर गए। उसे पता चला कि उस बाढ़ में हरिलाल भी नहीं रहा। न उसकी पत्नी रही, न उसका व्यापार रहा, न मुनीम रहा, न नौकर रहे। दैव योग से उसकी बेटी राधा बच गई है। वह अब सयानी हो चुकी है। उसे अब सहारे की जरूरत है, वरना किसी गलत हाथ में पड़ जाएगी। निर्मला अपने को रोक नहीं सकी। वह विजयनगर गई और भतीजी राधा को साथ लेकर अपने नगर शांति नगर आ गई। राधा खुले विचारों की थी। वो माता पिता के गम में चुप रही, बहुत दुखी रही। तो निर्मला समझ ली कि भतीजी बिल्कुल मुझ पर गई है। ये न तो किसी से बात करती है, न मुझसे बोलती है, सिर्फ हाँ न में जवाब देती है। तो बहुत खुश हुई कि मुझसे भतीजी की खूब जमेगी। वह हर वक्त भतीजी राधा को समझाती कि किसी पुरुष के सामने जवान लड़की को नहीं आना चाहिए, किसी पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए, शरीर को हमेशा ढककर रखना चाहिए, कभी जोर से बोलना नहीं चाहिए, हंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, खेलना कूदना तो लड़की के लिए बना ही नहीं है। अगर लड़की खेलती कूदती है तो वह अपने अधिकार का अतिक्रमण करती है। बुआ की बात सुनकर राधा जल भुन जाती कि मैं यहाँ आकर कैसे फंस गई। अगर बुआ भली होती तो इसका ब्याह हो गया रहता, मगर यह तो मनहूस ठूठ भैंस के समान है। इसके साथ रहने से अच्छा तो मैं माता पिता के साथ बाढ़ में डूबकर मर गई रहती। इसके साथ जीने से भी मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये मेरी खुशियों का गला घोंट देगी। ये कैसी गुलामी है कि कोई हंसे भी नहीं, रो भी नहीं सके, जोर से बोल भी न सके। ये अलग बात है कि मुझे भोजन देती है, लेकिन भोजन तो जानवर भी पा जाते हैं, भिखारी भी अपना पेट भर लेते हैं। मुझसे अच्छा तो कालू भिखारी है जो हंसते हुए गाते हुए भीख मांगता है। बुआ उसे देखकर चिढ़ जाती है। भूल से कभी उसे भीख नहीं देती, मगर वह भी अपनी धुन का पक्का है। भीख मिले न मिले दरवाजे पर फेरी रोज लगाता है। वह बुआ को देखकर जरूर मुस्कुराता है। राधा सोचती कि मैं किसी तरह बुआ से आजाद हो जाती, मुझे प्रियंवदा बुआ अपने पास ले जाती तो कितना अच्छा होता। खुले विचारों की है, उनका हर किसी से मिलना जुलना होता है। सुना है उनके 2 बच्चे भी हैं। वह बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि बच्चों के साथ खेलती है और खुश रहती है। लेकिन वह मुझे क्यों ले जाने लगी? मेरे पिता से उनकी बनती जो नहीं थी, अब तो मुझे इस खड़ूस बुढ़िया के साथ ही रहना पड़ेगा। वह अपने मन को मनाकर निर्मला के साथ रहने लगी थी।
उधर नगर से दूर एक गांव था रामपुर, जहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू काफी निर्धन किसान था। वह अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके पिता नहीं थे, तो माँ की देखभाल की जिम्मेदारी रामू की ही थी। वो माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। वो माँ की हर बात मानता था। उसके पास खेती बाड़ी नहीं थी, तो वह कोई मजदूरी नहीं करता था, बल्कि रोजगार करता था। पास में ही एक वन था। उसमें बहुत सी औषधियां और फलदार वृक्ष थे, तो कंदमूल भी बहुतायत में थे। रामू कंदमूल को गिरनीपुर ले जाकर बेचा करता। गिरनीपुर में एक बड़ा मंदिर था, जहां तीर्थयात्री आया करते थे और मंदिर में प्रसाद के रूप में कंदमूल चढ़ाया करते थे। मंदिर में भगवान राम और सीता मैया की मूर्ति थी। भक्त मानते थे कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता मैया के साथ 14 बरस तक वन में रहे थे। उस दौरान उनका मुख्य आहार कंदमूल था। भगवान राम को कंदमूल बहुत प्रिय है। ये जानकर भक्तजन कंदमूल के फल टुकड़े खरीदकर मंदिर में प्रसाद रूप में चढ़ाते थे। तो रामू का कंदमूल हाथों हाथ बिक जाता था। उसे फल बेचने से उतने पैसे मिल जाते कि माँ और उसका गुजारा ठीक से हो सके। वो जो भी पैसा पाता वह लाकर माँ को दे देता। इस तरह उसके दिन खुशी से गुजर रहे थे। वह रोज सुबह उठकर जंगल में चला जाता और जल्दी से कंदमूल लेता और 7 मील दूर गिरनीपुर के मंदिर पर चला जाता। रोज जब लौटता तो देखता कि रास्ते में एक नौजवान लड़की 3-4 बकरियों को चराती मिलती थी। वो उसे कई महीने से देख रहा था और वह लड़की भी कई महीने से उसे देख रही थी, मगर दोनों ने कभी कोई बात नहीं की थी। उन्हें बात करने या एक दूसरे को जानने की जरूरत ही नहीं थी। वह रोज आता जाता था, लड़की भी रोज आती जाती थी। लेकिन रामू ने देखा कि अब लड़की रास्ते में बकरी चराती नहीं दिख रही। कोई 1 महीना तक वो बकरी लेकर नहीं आई। रामू को उस लड़की का रास्ते में रोज मिल जाना अच्छा लगता था। वो जब उसे एक बार देख लेता था तो उसे सुकून मिल जाता था। रामू को उस लड़की से मौन प्रेम हो गया था। कोई उससे बात नहीं, तन के मिलन की कोई चाहत नहीं, बस आंख से एक बार देख लेने की चाहत थी और देख लेने के बाद उसे संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती थी। रामू ने अपने पड़ोसी लट्ठन की बहू को देखा था। घर में बहू और लट्ठन ही रहते थे। लट्ठन का बेटा किसी नगर में सेठ का नौकर था। वह साल में एक बार ही 15 दिन के लिए आता था। घर में लट्ठन और उसकी बहू रहते थे। बहू खूबसूरत थी, तो गांव के आवारा लड़के कभी कभार घर में झांक झूंक करते रहते थे। इस बात से परेशान हो बहू ससुर से शिकायत करती थी, आप घर छोड़कर पता नहीं कहां तंबाकू पीने चले जाते हो। आपके जाने के बाद गुंडे हमारे घर में झांकने लगते हैं। आपको और जब कोई काम नहीं है तो दरवाजे पर ही बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही तंबाकू पिया करो, जिन्हें पीना पिलाना है उन्हें पिला दिया करो, लेकिन दरवाजे पर ही। यदि आप मेरा नहीं माने तो मैं पति के साथ नगर में चली जाऊंगी। आप अकेले बनाते खाते रहना। लट्ठन बहू की बात मानकर घर पर रहने लगा था। उसके बैठक में अब 4-5 बूढ़े तंबाकू पीने आने लगे थे। लट्ठन को झूठ बोलने और झूठी शान की लत थी। वो इतना ज्यादा झूठ बोलता कि कभी सच भी बोल देता तो कोई विश्वास नहीं करता कि यह आदमी सच भी बोल सकता है। उसकी बात गांव के 3-4 बूढ़े सुनते, मगर उनका ध्यान घर की तरफ रहता। वह घर के दरवाजे को निहारते रहते, जबकि लट्ठन सोचता कि यह बूढ़े हमारी झूठ को सच मानकर सुन रहे हैं। मगर बूढ़ों की नजर तो कुछ और खोज रही थी। वो लट्ठन की बहू को एक बार देख लेना चाहते थे। लट्ठन की बहू लट्ठन को खाना खिलाना चाहती थी। उसके खाने का समय निकला जा रहा था, मगर न तो बूढ़े जा रहे थे, न लट्ठन अपनी राम कहानी खत्म कर रहा था। वह जानती थी कि उसका ससुर बहुत बड़ा बातोनी है, सिर्फ झूठ सुना रहा है। उसकी बात कहीं से भी सच नहीं है। वो बहुत देर तक उनकी बात सुनती रही। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दरवाजे पर आ गई। उस वक्त वह गुस्से में थी। वो भूल गई थी कि उसे घूंघट भी करना है। वो खुला चेहरा लेकर दरवाजे पर आ गई, मगर उसे ख्याल आया कि उसने तो घूंघट किया ही नहीं है, तो वह तुरंत घर में चली गई। एक बूढ़े ने दूसरे बूढ़े से कहा कि भैया, चांद निकलकर जल्दी ही बदली में छिप गया, मगर कुछ भी हो, एक पल के दीदार से ही दिल को सुकून मिल गया है। बूढ़े उठकर चले गए। लट्ठन अपनी मस्ती में अब भी झूठी कहानी सुनाए जा रहा था। बहू ने बूढ़ों की बात सुन ली थी कि वो क्या कह रहे थे। उसने आसमान में देखी कि कहीं भी चांद नहीं निकला था, न कहीं आसमान में बादल छाया था, यानी
वे मुझे ही देखकर चले गए। वे रूप के आशिक हैं। कब्र में पांव झूल रहे हैं। शरीर भूकंप की तरह कांप रहा है। सांसों का भरोसा नहीं कि अगली बार आए या न आए। लेकिन इश्क का बुखार नजर से नहीं उतरा है। बहू ने सोच लिया कि मेरे दर्शन से ही इनकी रूह को शांति मिल जाती है, तो दर्शन देने में कोई बुराई नहीं। यह भी एक पुण्य का काम है। उस दिन से लटठन की बहू बूढ़ों के आने पर जरा भी देर नहीं करती थी। जब बूढ़े आ जाते तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ी हो जाती। बूढ़े उसे जी भर निहार कर फिर भगवान का नाम लेते हुए चले जाते। भगवान का नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें मुक्ति दे दो, बल्कि इसलिए लेते कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, जल्दी ही हमें लटठन की बहू का दर्शन करा दिया। इसी तरह रोज कराते रहो, हम और कुछ दिन जी लेंगे। लट्ठन की भी अपनी अलग मस्ती थी। वो अपने मित्रों को देखकर कहानी सुनाने लगता। उसे यह ख्याल नहीं रहता कि मित्र चले गए या अभी यहीं बैठे हैं। वह तो बहू उसकी झूठी साधना को भंग करती कि अब अपनी झूठी कहानी बंद भी करो, सुनने वाले कब के जा चुके हैं। रामू को भी उन बूढ़ों की तरह बकरी चराने वाली को देखने का रोग लग गया था। वह जब 1 महीने तक बकरी चराने वाली को नहीं देखा तो व्याकुल हो उठा। वो अब उसका पता लगाना चाहता था कि वो कहाँ चली गई। वो जेठ महीने की बदली की तरह दर्शन दिखाकर लुप्त कहाँ हो गई। वो रोज कंद मूल लेकर गिरनीपुर जाता। उसकी निगाहें बकरी वाली को ढूंढती रहती, मगर वह दिख ही नहीं रही थी। वह अब धीरे धीरे मन को मनाने लगा था। वह समझ गया था कि अब वह लड़की दोबारा मुझे दर्शन नहीं देने वाली। शायद उसका ब्याह हो गया है और वह अपनी बकरी लेकर या बेचकर ससुराल चली गई है। मगर मन है कि मानता ही नहीं था। वो उसे ससुराल से भी ढूंढ निकालना चाहता था। वो कभी कभी सोचता कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी, उससे अपने मन की बात कह देनी चाहिए थी। वह भी तो मुझे चोर नजरों से छिपकर देखा करती थी। वह लड़की थी, इसलिए शर्म के मारे मुझसे कुछ नहीं कही थी, मगर मैं पुरुष था, अपनी बात उससे कह सकता था। मानना न मानना उसके बस की बात थी। इस तरह के विचार वह रोज मन में लाता। रामू के मन में उसके लिए बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह जंगल में कंदमूल लाने गया था कि अचानक उसकी नजर जंगल में एक लड़की पर गई। वह कुछ लकड़ी लेकर जा रही थी। वो दौड़कर उस लड़की के पास गया, उसे गौर से देखा। वो लड़की बकरी चराने वाली ही थी। वो लड़की को देखते ही अपना आपा खो बैठा। उसने अपनेपन से बोला कि तू कहाँ चली गई थी? तुम्हें कहीं जाना था तो मुझे बताकर जाना था। तुम नहीं जानती कि मैं तेरे लिए कितना परेशान था। लड़की बोली कि तुम कौन हो और मेरे लिए परेशान क्यों हो? मैं तो तुझे जानती भी नहीं। शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। ठीक से सोच लो, किसे ढूंढ रहे हो? किसके लिए बेचैन हो रहे हो? रामू बोला कि तुम वही हो ना जो गिरनीपुर मंदिर के रास्ते में बकरी चराया करती थी। लड़की बोली कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? रामू बोला, बेवकूफ लड़की, तुम अब तक नहीं समझी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लड़की बोली, हाय राम, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम नहीं जानते, मैं एक विवाहिता स्त्री हूँ। विवाहिता स्त्री दोबारा ब्याह नहीं करती। वह दोबारा ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकती, और जो ऐसा सोचती है उसे लोग लंपट कहने लगते हैं। तुम्हें तो मुझसे अकेले में बात भी नहीं करनी चाहिए। हटो मेरे रास्ते से। रामू का दिल टूट चुका था। जिसका भय उसे था वो हो गया था। वो लड़की की डांट सुनकर भी उसके सामने से नहीं हटा। बोला कि कब हुआ है तेरा ब्याह? तेरे माथे पर सिंदूर नहीं है, ललाट पर बिंदी नहीं है, फिर भी तो विवाहिता है। मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे समझने की कोशिश कर। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तू मेरा दिल मत तोड़। लड़की बोली कि तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं एक विवाहिता हूँ। यह अलग बात है कि कभी ससुराल नहीं गई हूँ। मेरा ब्याह बचपन में ही मेरी माँ ने करा दिया था। मेरे ससुराल वाले एक भैंस दहेज में मांगे थे, जिसे मेरी माँ पूरी नहीं कर सकी थी, तो नाराज होकर चले गए और 10 साल बाद भी गाना कराने नहीं आए। लेकिन उनके नहीं आने पर भी मैं विवाहिता ही मानी जाऊंगी। रामू बोला कि क्या तुम्हारी माँ ने यह जानने की कभी कोशिश की कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे पति का दूसरा ब्याह तो नहीं कर दिया? लड़की बोली कि नहीं, माँ ने ऐसा तो नहीं किया है। वह बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही है। रामू बोला कि इसी को बेवकूफ़ी कहते हैं। तुम यह लकड़ी किस लिए ले जा रही हो और तुम्हारी बकरियां कहाँ गई?
लड़की बोली कि बकरियों को सियार खा गए। मैं ननिहाल में 4 दिन के लिए चली गई थी। माँ बकरी के घर वाला दरवाजा खुला छोड़कर सो गई थी तो सियार बकरियों को खा गए। जब मैं वापस आई तो बकरियां नहीं थी। मेरा रोजगार खत्म हो चुका था। अब जंगल से लकड़ी ले जाकर एक पड़ोसन को देती हूँ, वह मुझे और माँ को भोजन दे देती है। रामू बोला, तुम अभी इस लकड़ी को यहीं फेंक दो और मेरे साथ चलो, हम दोनों कंदमूल बेचेंगे मंदिर के सामने। लड़की बोली, यह मेरा आजमाया हुआ है, मुझसे कोई नहीं खरीदता, स्त्री से कोई प्रसाद खरीदता ही नहीं, और फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। रामू बोला कि तुम मेरे साथ बंद कमरे में नहीं जा रही हो कि लोग तुम्हें कुछ कहेंगे, तुम मेरे साथ सबके सामने रहोगे और अपना हिस्सा लेकर घर चली जाना। लड़की बोली कि मेरा हिस्सा तुम्हारे कंध में कैसे बन जाएगा? तब रामू बोला कि यही तो बेवकूफी कर रही हो। अरे तुम जंगल से अपने लिए अलग से कंदमूल ले चलो, उसे मैं बेच दूंगा, तुम उसका पैसा वापस लेकर चली जाना। लड़की बोली कि तुम्हारी राय सही है, मगर उसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ छिपा है। रामू बोला कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की एक बार मदद कर देता है, बार बार नहीं। बार बार के प्रयास से तो पत्थर भी घिस जाता है, फिर दिल पर निशान क्यों नहीं पड़ेगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है तुमसे ब्याह करना, वह भी नियम से। मैं तुम्हारे ससुराल जाऊंगा, तुम ससुराल का पता बता दो। जब देख लूंगा कि तुम्हारा पति अब भी तुम्हारी तरह तुम्हारे इंतजार में बैठा है तो उसे सलाह दूंगा कि तुझे ले जाए, और यदि वह ब्याह कर लिया होगा तो अब तुझको सलाह दूंगा कि मुझसे ब्याह कर लो। लड़की कुछ देर सोचकर बोली कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम कल ही पता लगाओ। अगर वह विवाहित है तो मैं तुमसे प्रेम कर सकती हूँ, ब्याह भी कर सकती हूँ। रामू बोला कि आज अभी मेरे साथ चलो, हम कंदमूल बेचेंगे। पहले पैसे की जरूरत है, प्रेम करने के लिए, शादी ब्याह के लिए या कोई भी काम के लिए पहले पैसे की जरूरत है। भगवान के बाद यदि दुनिया में कोई शक्तिशाली चीज है तो वह पैसा है। दोनों कंदमूल लेकर गिरनीपुर मंदिर के पास चले गए। लड़की वहां सामान रखवाकर फिर अपने से दूर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में ही रामू ने सारा कंदमूल बेच दिया और लड़की के पास आया, फिर उसे आधा पैसा दे दिया। बोला कि अब तुम घर जाओ, फिर हम कल जंगल में सुबह में मिलेंगे, आगे की बात कल होगी। लड़की पैसा लेकर घर गई और सारी बात अपनी माँ से बताई कि मुझे आज एक लड़का जंगल में मिल गया, वह रोज कंदमूल जंगल से लाकर मंदिर में बेचता है। आज उसने हमारी मदद की। उसने मुझे बोला कि कंदमूल मेरे साथ ले चलो, मैं बेच दूंगा। उसने मेरा कंदमूल बेच दिया और मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे दिया। माँ बोली कि तुम उसकी बातों में कैसे आ गई? तू एक विवाहिता स्त्री है। विवाहिता स्त्री को अपने पति के अलावा किसी से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें किसी पुरुष से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। तुम कल से जंगल में जाना ही नहीं। लड़की बोली कि माँ, तुम किस ब्याह की बात करती हो? मेरा कोई ब्याह हुआ होता तो मेरे ससुराल वाले मेरी खोज खबर नहीं लेते। मुझे तो यह खबर ही नहीं है कि मेरा ब्याह हुआ है या नहीं हुआ। सिर्फ सुनती आई हूँ और सुनी हुई बात पर कितने दिन भरोसा करूं? मैं उस ब्याह को नौटंकी मानती हूँ। मुझे उस नौटंकी से कोई मतलब नहीं है। माँ बोली कि पागल मत बनो, उस लड़के ने तुझे भड़का दिया है तो तू बहकी बहकी बातें कर रही है। लड़की का ब्याह सिर्फ एक बार होता है, इसे जिंदगी भर उसे मानना पड़ता है। लड़की बोली कि उस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं कल पता करने जाऊंगी कि मेरे कथित पति ने ब्याह कर लिया है या फिर मेरी तरह मजबूर होकर घर बैठकर रो रहा है। उसे देखने के बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगी। माँ बूढ़ी थी, वह नहीं चाहती थी कि बेटी उनसे दूर जाए। वह लालच में आ गई थी, लेकिन बेटी के बगावती तेवर ने उसे चिंता में डाल दिया। वो जान गई कि जब इसके दिमाग में ब्याह की बात घुस गई तो अब ब्याह करके मानेगी। माँ जानती थी कि बेटी के ससुराल वाले अपने बेटे का ब्याह कर चुके हैं, वह अब इसे नहीं ले जाने वाले, मगर वह बेटी से नहीं बताना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह में वह जंगल में कंदमूल लाने गई। पहले से रामू वहां आया हुआ था। आज भी उसने लड़की का मदद कर दिया। उसका कंदमूल बेचकर उसे पैसा वापस दे दिया। उसने उस लड़की से बोला कि पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली कि मेरा नाम सीता है, मैं इसी गांव की ही हूँ। मेरे घर में मेरी माँ है और मैं हूँ। मेरा ब्याह सुपोली गांव में हुआ है, विदेशी साहूकार के बेटे से। रामू बोला, बस
मुझे अब कुछ नहीं जानना, मैं आज ही उस गांव जाऊंगा और पता लगा कर आऊंगा। लड़की बोली कि अकेले कैसे जाओगे, साथ मैं भी चलूंगी। मैं भी तो देखूंगी कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, मेरा कथित पति क्या कर रहा है। रामू बोला कि यही अच्छा रहेगा, तुम खुद आंखों से देख लो। दोनों सुपोली गांव गए। दोनों सीधे विदेशी के घर गए। रामू ने एक पड़ोसी से पहले ही विदेशी के बेटों का हुलिया ले लिया था। पड़ोसी ने बता दिया कि विदेशिया के 2 बेटे हैं। दोनों का वह 2 बार ब्याह कर चुका है। पहली बार जहां उसने बेटों का ब्याह किया, फिर वहां उनका गौना नहीं कराया, दूसरी जगह ब्याह कर दिया और साथ में बहू ले आया है। दोनों बेटे अब बाल बच्चेदार है। बहुएं दान दहेज लेकर आई थी तो शान से रह रही है। दोनों अलग रहती है, मस्ती से खाती है, दिन भर बाजार घूमती है। उनके अब बाल बच्चे भी ही। दोनों सास ससुर को ठेंगा पर रखती है, जैसी सेठ की करनी है वैसी भरनी है। रामू विदेशी के पास गया और बोला कि साहू जी, क्या हाल चाल है। विदेशी दुकान में बैठा था। बोला कि काम की बात करो, मेरा हाल चाल छोड़ो। क्यों, कहां से आए हो, क्या चाहिए। तब रामू बोला कि मुझे 1 सेर बकरे का दूध चाहिए। विदेशी बोला कि क्यों मुझे बेवकूफ बनाते हो, कहीं बकरा भी दूध देता है। रामू बोला कि क्यों नहीं देता, आप दुकान चलाते हो इसलिए नहीं जानते। अपनी बहू से पूछ लेना, बकरा दूध देता है, उन्हें अच्छी तरह पता है। वह सीता से बोला कि सीता, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई, अब चलो अपने घर और फिर विचार करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो सीता के साथ गांव से बाहर आ गया और बोला कि अब भी तुम्हें अपने पति का इंतजार करना है। सीता बोली कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, अब तक मैं अंधेरे में जी रही थी, मुझे अब क्या करना है समझ चुकी हूँ, अब और बातें कर मुझे शर्मिंदा मत करो। रामू बोला कि रास्ते में मंदिर है, हम चलकर ब्याह कर लेते हैं। सीता बोली कि अब आप सोचो कि हमें क्या करना है, मैं तो अब भी तैयार हूँ, कल भी तैयार रहूंगी, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है। आगे जो भी फैसला लोगे मेरे लिए लोगे, मैं आपका साथ पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों गिरनीपुर लौट आए। रामू सीधे उसकी माँ के पास गया और बोला कि माई, तू अब हम दोनों के ब्याह के लिए इजाजत दे दे। हम दोनों विदेशी के घर गए थे। तुमने जिस लड़के से सीता का ब्याह किया था वो अब आधा दर्जन बच्चों का पिता है। क्या तुम अब भी सीता को उस नरक में भेजना चाहोगी। बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालच में आ गई थी। मैं तो 4-5 साल पहले से जानती थी कि विदेशी ने बेटे का ब्याह कर चुका है। मैं चाहती थी कि बेटी मेरे पास ही रहे, मुझे छोड़कर कहीं न जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे ब्याह कर लो, लेकिन मेरे पास ही रहो। मैं अपनी बेटी को अपने से अलग करना नहीं चाहती। रामू बोला कि माई, मैं भी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मैं भी अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। आप मेरी बात मानो तो मेरे साथ ही मेरे घर चलो, वहाँ खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आप बूढ़ी हो चुकी हो, मेरी माँ के साथ रहकर पूजा पाठ करती रहना। बुढ़िया बोली कि मैं बेटी के ससुराल में कैसे रह सकती हूँ। सीता बोली कि माँ, आपको वहाँ रहना भी नहीं चाहिए, बेटी की ससुराल बेटी की होती है, आपकी ससुराल नहीं हो सकती। आप वहाँ मन का कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आप यहीं रहो। हम आपसे मिलने रोज आते रहेंगे, क्योंकि हमारा रोजगार ही यहीं से जुड़ा है। तुम हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम अपने जीवन की शुरुआत करें, मैं अपना घर बसाऊं। माँ ने दोनों को इजाजत दे दी तो दोनों ने ब्याह कर लिया। रामू सीता को लेकर अपने गांव रामपुर आ गया। उसकी माँ जब उसके साथ एक लड़की देखी तो वह पहले बहुत नाराज हुई, लेकिन बाद में बहुत खुश हुई। उन्हें नाराजगी इस बात की थी कि ब्याह करने से पहले मुझे बताना था। मेरे कुछ अरमान थे कि बेटे का ब्याह धूमधाम से करूं, अपने दिल के अरमान पूरे कर लूं, लेकिन तुमने मेरे दिल के अरमान पूरे ही नहीं होने दिए। लेकिन खुश इस बात से हूं कि चांद जैसी बहू लाया है तो मैं अपने अरमान बाद में भी पूरे कर लूंगी। रामू ने माँ से बताया कि हम दोनों ही अब गिरनीपुर मंदिर के पास कंदमूल और अन्य तरह के प्रसाद बेचेंगे। माँ ने दोनों की बात स्वीकार कर ली। बोली कि अब मैं खुद कुछ नहीं करना चाहती, तुम दोनों अपना घर संभाल लो, मुझे क्या पड़ी है अपने ऊपर चिंता लेकर मरने की। रामू सीता के साथ रहने लगा। वह नई आई थी तो रामू ने मना कर दिया कि तुम अभी 15 दिन तक माँ के साथ घर में रहो, उसके बाद हमारे साथ चलना। अब नई बहू घर से निकलकर दूसरे दिन से काम में लग जाएगी तो हमारे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सीता भी नहीं चाहती थी कि वह काम पर जाए,
जब से होश संभाला था उसे एक दिन भी चैन नहीं मिला था, तो वह सहज ही घर में रहने को तैयार हो गई। 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं बोली तो रामू को कहना पड़ा कि अब मेरे साथ चलोगी भी या मैं अकेले जाऊं। रामू की माँ बोली कि खबरदार, जो मेरी बहू को घर से निकलने की बात की तो हमारे घरों की परंपरा है कि बहू 5 साल तक घर से बाहर अपना पांव नहीं निकालती। अगर इससे पहले घर से बाहर जाना होता है तो पहले उसका पुत्र घर से बाहर पांव रखता है, तब माँ पीछे से निकलती है। रामू बोला कि माँ, मैं तेरी चालाकी समझ गया, यहाँ कोई नियम नहीं है, लेकिन तू पहले अपने खेलने के लिए पोता चाहती है। पोता हो जाने पर कहेगी कि माँ बिन पोता घर में अकेले कैसे रहेगा। कुल मिलाकर सीता मेरे साथ काम पर नहीं जाएगी। माँ बोली कि जब सब बात खुद समझ गया है तो बहस किस बात की कर रहा है, जा चुपचाप अपना काम कर। रामू समझ गया कि सीता मुझे अब सिर्फ घर में मिलेगी, बाहर तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। रामू ने बहुत पैसे कमाए थे, उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। इस तरह समय गुजरा और रामू को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो सीता घर में और भी व्यस्त हो गई। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ चला और 12 साल गुजर गए। उधर शांति नगर में एक जग्गा नाम का ठग बहुत उत्पात मचा रखा था। वह रोज किसी न किसी को ठग लेता था। नगरवासी उससे परेशान रहने लगे थे। वह ठगे जाने के बाद राजा के पास शिकायत लेकर जाते थे, लेकिन नगर का राजा इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। नगर के लोग काफी परेशान हुए तो किसी तरह इसकी खबर रानी तक पहुंचाई गई कि आप दया की सागर हो, आप हम पर कृपा करो। नगर में एक ठग बहुत उपद्रव मचाया हुआ है। राजा को बार बार खबर देने के बाद भी वे कार्रवाई नहीं कर रहे। रानी राजा के बारे में जानती थी कि राजा प्रजा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वह खुद ठग का पता लगाने चली। रानी साधारण स्त्री का भेष बनाकर निकली। रास्ते में जग्गा ठग मिल गया। वह रानी को साधारण स्त्री समझकर पीछे लग गया। देखा कि यह तो गले में कीमती हार पहने हुए है, इस स्त्री का हार किस तरह लूं? वो दिमाग दौड़ाने लगा। जग्गा कोई साधारण ठग नहीं था, वह ठगी करने के 1000 तरीके जानता था। उसने पल भर में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। वह रानी के पास गया और बोला कि बहन जी, आप मेरी मदद कर दो। वह बगल वाला घर मेरा है। मेरी पत्नी इस वक्त प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप मानवता के नाते उसकी मदद कर दो, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। वो इतना कहकर जोर जोर से रोने लगा। रानी बोली कि तुम रो नहीं, मैं अभी देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। चलो मैं स्त्री को देखती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत प्रसव करा देने की भी जानकारी है। रानी जल्दी से घर में जाने लगी तो ठग बोला कि बहन जी, आप अपने गहने और आवश्यक सामान निकाल कर रख लो, वरना प्रसव के बाद सूतक लग जाएगा। आप अपने गहने नहीं ले जा पाओगी, इसलिए पहले से उतार कर कहीं रख लो। रानी को स्त्री की जान बचाने की जल्दी थी। उसके दिमाग से ठग का ख्याल गायब था। उसने आसानी से गहने उतार कर जग्गा को दे दिए कि तुम लेकर इसे यहीं बैठो, अभी तुम्हारी पत्नी को देखती हूँ। रानी घर के अंदर गई, मगर उस घर में कोई नहीं था, बल्कि अंदर से घर खंडहर था। उसमें किसी आदमी के रहने का कोई चिन्ह नहीं था। रानी को कुछ शंका हुई तो पलटकर बाहर आई, मगर दरवाजे से वह आदमी ही गायब था। रानी को अब समझने में कोई देर नहीं हुई कि वह ठगी जा चुकी है। वह आदमी ठग था। ठग रानी को ही ठग गया था। रानी आद मबूला हुई कि मैं अब उस ठग को नहीं छोड़ने वाली, उसे खुद अपने हाथों से फांसी चढ़ाऊंगी। रानी दरबार में वापस लौट आई। वह राजा पर नाराज हुई कि ठग ने नगर में आतंक मचा रखा है। आज वह मेरा हार और शरीर के बहुत सारे गहने ठग ले गया। उसका मन इतना बड़ा हुआ है कि एक दिन राज दरबार में आकर हमारा राज्य ही ठग लेगा। आप अभी उस पर कार्रवाई करो। सारे सैनिकों को लगा दो कि जग्गा ठग को पाताल से भी खोज निकाले। राजा बोला कि रानी, नाराज ना हो, आपको इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था, मगर अब खुद गलती कर बैठी हो तो झल्ला रही हो। मैं अब चुप नहीं रहने वाला। ठग को जिंदा या मुर्दा 1 सप्ताह में दरबार में घसीटते हुए मंगवाऊंगा। आप उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जग्गा को जिंदा या मुर्दा दरबार में पकड़ लाओ। राजा का मंत्री बोला कि महाराज, आप इस तरह ठग को नहीं पकड़ पाइएगा। आप ठग के सिर पर इनाम रख दो, हमारे सैनिक कब्र से भी उसे निकाल लाएंगे। राजा बोला कि मंत्री जी, आप ठीक कहते हो, हम उस ठग के सिर पर 10,000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम रख देते हैं। जो भी उस ठग को लाएगा उसे 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी।
वो इनाम उसी वक्त मिल जाएगा। सैनिक ठग ढूंढने निकल गए। ठग को पकड़ने की मुनादी भी राजा नीर नगर गांव में फिरवा दी थी। खबर उड़ते उड़ते रामपुर में पहुंच गई। किसी ने रामू को बताया कि तेरे जैसे दिखने वाले एक ठग, जिसका नाम भी रामू जैसा ही है, पर राजा ने 10,000 का इनाम रख दिया है। जो भी तुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले जाएगा, राजा उसे 10,000 सोने की मुद्रा इनाम में दे देंगे। रामू बोला कि मैंने राजा का क्या बिगाड़ा है जो राजा मुझे पकड़वाएंगे। राजा को तो मैंने देखा भी नहीं है, मैं कभी शांति नगर गया ही नहीं हूँ। आदमी बोला कि ये बात हम गांव वाले जानते हैं कि तू नेक आदमी है, लेकिन राजा नहीं जानता, और फिर सैनिक तुझे देखते ही मार डालेंगे और राजा के पास ले जाएंगे। राजा उन्हें इनाम की रकम दे देगा। तुम बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। इसलिए जिंदगी चाहते हो तो परिवार सहित जंगल में भाग जाओ। जंगल में शांति नगर के सैनिक नहीं जाते। वह जंगल शांति नगर में नहीं है, तुम वहीं सुरक्षित रह सकते हो। रामू ने देखा कि कुछ गांव के बदमाश उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे, मानो वह कोई खा जाने की चीज हो। रामू समझ गया कि यहाँ मेरी जान को खतरा है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है कि राजा मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। वो माँ, पत्नी और बेटे को लेकर जंगल में भाग गया। उसकी माँ, पत्नी और बेटा भी नहीं समझ पा रहे थे कि रामू ने कौन सी गलती कर दी है। चलो जंगल में जाकर रहने लगे। अब उसकी पत्नी सीता चोरी छिपे बेटे मोहन के माध्यम से कंदमूल बेचवाया करती थी। अब किसी तरह जंगल में रहकर परिवार का गुजारा हो रहा था। उधर राजा के सैनिक और ग्रामवासी कई रामुओं को पकड़ लाए। जिसका जिसका नाम रामू जैसा था, लोग पकड़ लेते थे कि चलो सस्ते में इनाम मिल जाएगा। इस पर भी रानी ने ही रोक लगाई। वह बोली कि ठग जग्गा को पकड़ना है, जो नगर में आतंक मचाया था। किसी साधारण रामू को नहीं पकड़ना है। साधारण रामू को पकड़ कर लाने वाले पर खुद जुर्माना लग जाएगा, इसलिए कुछ भी गलत मत करो। राजा के सैनिक तो पहले से ही समझते थे। वह ठग को ढूंढने में एरी छोटी की ताकत लगा दिए। वह ठग को ढूंढने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े। वह घड़े और मटके में भी ढूंढे। वह मोटी स्त्रियों को भी शंका की दृष्टि से देखते थे, मानो उन्हें लगता था कि उसी ने ठग को अपने पेट में छिपा लिया है। सैनिक 4 साल तक ठग को बिना रुके ढूंढे, मगर ठग ऐसा गायब हुआ मानो पतझड़ में पेड़ से पत्ते गायब हो जाते हैं। उधर राधा को अपनी बुआ के पास आए हुए 1 साल हो चुका था, मगर बुआ निर्मला का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह खुद तो अपने मुनीम पर फिदा रहती थी, मगर राधा को संदूक में रखना चाहती थी। उन्होंने एक दिन राधा को दूध वाले से बात करते देख लिया तो वह आग बबूला हो गई। बोली कि मैं तेरा ब्याह 1 सप्ताह में करा दे रही हूँ। अब तू नहीं मानने वाली, तू मेरी नाक कटाने पर तुली हो। उन्होंने बहुत नाराज हो राधा को एक कमरे में बंद करा दिया। राधा भी निर्मला की ही भतीजी थी। उसने निर्मला की नौकरानी से कहा कि तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल दो, 1000 सोने की मोहर दे दूंगी। नौकरानी लालच में उसे कमरे से बाहर निकाल दी और बोली कि अब मुझे पैसा दे दो। राधा बोली कि पैसा मैंने कोई अपने पास नहीं रखा है, पैसे को मैंने जंगल में छिपा कर रखा है। मेरे पास कई 1000 सिक्के हैं। तुम मेरे साथ चलो और जितना जरूरत हो लेकर आओ। तुम झूठे ही इस खड़ूस बुढ़िया की बेगारी कर रही हो। नौकरानी जंगल में भी साथ चलने को तैयार हो गई तो राधा भागकर उसी वन में चली गई। उसे वहां एक नौजवान दिखा जो कोई जंगली चीज लिए जा रहा था। पूछने पर पता चला कि यह एक जंगली फल है। इसका नाम कंदमूल है। तुम्हें भूख लगी है तो खाकर देखो। राधा ने जब कंदमूल खाया तो वह बहुत खुश हुई। वो बोली कि आप क्या इस जंगल में रहते हो? तब मोहन बताया कि हाँ, मैं पूरे परिवार सहित जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। हम सब बहुत मजबूरी में जंगल में रहते हैं। मेरे पिता का नाम रामू है। मेरे पिता बहुत भले आदमी है, लेकिन राजा ने पता नहीं क्यों मेरे पिता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया है। राधा बोली कि तुम लोग बहुत भूले हो। अरे राजा ने ठग जग्गा को पकड़ने के लिए फरमान जारी किया था, वो आपके पिता रामू को पकड़ने के लिए नहीं किया था। नौकरानी बोली कि बीबी जी, बातें बाद में करना, मुझे अब स्वर्ण मुद्रा दे दो। राधा बोली कि मेरे पास इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं कोई उपाय देखती हूँ, तुम चिंता मत करो। नौकरानी बोली कि तुम बहुत छलिया हो, इसीलिए निर्मला तुम्हें कमरे में बंद रखती थी। तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो किसी के सिर पर भी चना भून दोगी। मैं तो अब कहीं की नहीं रही, मेरी नौकरी गई। उलटे निर्मला,
मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा देंगी। तुम दोनों बुआ भतीजी हो, मिलने के बाद एक हो जाओगी, मरूंगी तो मैं। राधा बोली कि तुम डरो नहीं, मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। मुझे 1 साल बाद जेल से आजादी मिली है, अब जंगल में खूब विचरण करूंगी, फिर इस नौजवान के घर रात में रहूंगी। नौकरानी बोली कि साफ क्यों नहीं कहती कि यह नौजवान पसंद आ गया है? राधा बोली, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, ये नौजवान मुझे भा गया है। मासूम चेहरा, सुंदर शरीर, व्यवहार में कोई छल कपट नहीं, मुझे और क्या चाहिए? मुझे अब इस नौजवान के घर ही रहना है और फिर मुझे ठग जग्गा को भी पकड़ना है। वो जरूर उस जंगल में छिपकर कहीं रह रहा होगा। उधर मोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे कि मेरे भाग्य भी क्या प्रबल है, लड़की खुद मेरे से ब्याह की बात कर रही। हाय, ये लगती तो शहर की हाय, मगर पसंद मुझे कर रही है। वो लड़की को अपने घर ले गया। उसने माता पिता से उसे मिलवाया तथा बताया कि आप वह रामू नहीं हो, जग्गा नाम का कोई ठग है जिस पर राजा ने इनाम रखा है। वह ठग भी कहीं इसी जंगल में छिपा है। राधा बोली कि मेरी समझ झूठी नहीं है, आप लोग मेरे कहे अनुसार चलो तो ठग 2-4 दिन में हाथ लग जाएगा। उसने मोहन से कहा कि आप कहीं से एक बकरे का प्रबंध करो, उसके बाद मैं उपाय बताती हूँ। मोहन की माँ बोली कि बकरा हमारे घर में ही है। तब राधा बोली कि बकरे को लाल रंग से रंग दो और उसे सामने पेड़ में बांध दो। जब भी कोई जंगल में यहाँ से गुजरे तो आपस में हम बात करेंगे कि ये चमत्कारी बकरा हाय, ये रहस्यों से भरा है, इसे जंगल के खजाने का ज्ञान है, ये आधी रात में मनुष्य की तरह बात करता है। सीता राधा की बात को अच्छी तरह समझ गई थी। उन्होंने तुरंत बकरे को लाल रंग से रंगकर सामने पेड़ में बांध दिया। वहां से एक पगडंडी गुजरती थी। जंगल में जाने वाले उसी रास्ते से आते जाते थे। लाल बकरा देखकर सभी चौंक रहे थे, तो राधा हर वक्त बकरे के बारे में कुछ बोलना सुन भी रहे थे। दूसरे दिन भी एक आदमी आया। वो बकरे को बड़ी गौर से देखने लगा। वो आगे चला गया, मगर फिर से लौटकर बकरे के पास आ गया। राधा समझ गई कि यही जग्गा ठग हो सकता है। उसने मोहन से कहा, आप भी गजब करते हो, कोई भी रहस्यमय चीज घर से बाहर रखता है, बकरे को घर के अंदर बांधो। अरे, आप नहीं जानते कि हम इस बकरे की बदौलत जंगल में जिंदा है। इसे जंगल के खजाने का ज्ञान है। ये रात में मनुष्य की तरह बात करके हमें खजाने का पता बताता है। मोहन बोला कि तुम भी क्यों बिना सोचे समझे बकबक करने लगती हो? अरे, जानती नहीं कि यहाँ पेड़ पौधों के भी कान होते हैं? राधा बोली कि मुझे माफ करो, मैं समझी नहीं, मगर आप बकरे को जल्दी घर में बांध दो। मोहन बकरे को घर के अंदर बांध दिया। राधा ने सीता से बताया कि आज रात सभी सजग रहेंगे, शिकार खुद चलकर हमारे घर आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और राजा के दरबार में उसे ले चलेंगे। इनाम की रकम हमें मिल जाएगी, तब आप मेरा ब्याह मोहन से करा देना। सीता बोली कि रकम न भी मिले तब भी मैं तुम्हारा ब्याह मोहन से करा दूंगी, कहो तो आज ही करा देती हूँ, तुम अभी से मान लो कि मेरी बहू हो। राधा बोली कि अभी हम जिस काम में लगे हैं उसे पूरा कर ले। सभी सजग होकर रात में पहरा देने लगे। उधर ठग जग्गा आधी रात में घर में प्रवेश कर गया तो घर में मौजूद मोहन, उसके पिता रामू और नौकरानी राधा और सीता ने घेर कर पकड़ लिया। जब उसे मारा पीटा तो उसने स्वीकार कर लिया कि वही ठग जग्गा है। उसी ने रानी का हार चुराया था। वह हार उसके पास आज भी मौजूद है। वह अब भी अपने थैले में हार को रखे हुए था। सभी उसे पकड़कर दूसरे दिन राज दरबार ले चले। उसे राजा के सामने पेश किया गया। रानी देखते ही पहचान गई कि यही ठग जग्गा है, इसी ने मुझे धोखे से ठगा था। राजा ने मोहन और राधा को अलग अलग 10-10 हजार सोने की मुद्रा दी तथा रानी ने भी बहुत उपहार दिया। उधर निर्मला को पता चल गया कि उसकी भतीजी ने ठग जग्गा को पकड़ कर ले आई है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह भी राज दरबार आ गई। राजा ने जब जाना कि यह राधा की बुआ है तो उसे भी इनाम दिया। निर्मला ने सभी को आग्रह कर घर ले गई और बोली कि अब किसी को कहीं नहीं जाना, आप लोग यहीं रहो, मैं मोहन से राधा का ब्याह करा देती हूँ। उसने राधा का ब्याह मोहन से करा दिया। निर्मला के पास कोई धन दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत धन संपदा था। वह राधा के जाने के बाद असहाय हो गई थी, मगर लौट आने पर अब उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने राधा की खूब प्रशंसा की। उसने नौकरानी पर भी नाराजगी नहीं जताई कि उसने राधा का साथ कभी नहीं छोड़ा।
उसके साथ रहकर उसकी देखरेख करती रही। इस तरह सभी साथ साथ रहने लगे। कहानी से सीख: मुसीबत के समय हिम्मत और चतुराई से काम लेना चाहिए। सच्ची नीयत और साहस से इंसान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल सकता है और अच्छे लोगों का साथ हमेशा भला ही करता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके माता पिता की गलतियों का साया उस पर पड़ता है, लेकिन वह अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखता है। इस कहानी में आपको प्रेम, त्याग, धोखा और अंत में अच्छाई की जीत देखने को मिलेगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव के पास 30 बीघा बहुत उपजाऊ जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता। उसके पास एक छोटा सा बगीचा भी था जिसमें 101 फलदार वृक्ष लगे थे। घर भी उसका अच्छा था। 2-3 गायें भी उसने रखी थी, लेकिन समस्या यह थी कि वह अकेला था। बचपन में ही माँ उसे छोड़कर चली गई थी। छोड़कर जाने का मतलब यह नहीं कि वह मर गई थी, बल्कि वह पति की आदतों से तंग आकर चली गई थी। माधव के पिता का किसी दूसरी स्त्री से लगाव हो गया था। वह दूसरे गांव की थी और अक्सर जंगल में माधव के पिता से मिला करती थी। माधव की मां ने कई बार मना किया था कि अपनी आदत सुधार लो, वरना किसी दिन मारे जाओगे। उस स्त्री का पति तुम्हें मार डालेगा। पराई स्त्री से संबंध रखना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना है। तुम्हें खुद से सोचना चाहिए। एक दिन तो यहां तक कह दिया कि जो काम तुम कर रहे हो यदि मैं करने लगूं तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तब वह कहता कि मैं मर्द हूं, किसी एक से बंध कर नहीं रह सकता। तुम स्त्री हो, तुम्हें मेरे साथ बंधे रहना मजबूरी है। आज यह बात कह दी सो कह दी, फिर कभी ऐसा सोचा भी तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। इस बात को लेकर दोनों में खूब लड़ाई होती थी। एक दिन दोनों में जमकर मारपीट हुई। स्त्री जरा भी कम नहीं थी। उसने माधव के पिता की खूब पिटाई की और उसे छोड़कर चली गई। कहाँ गई ये किसी को पता नहीं चला। वह मायके नहीं गई। घर में छोटा 10 वर्षीय माधव रह गया और उसका पिता। पड़ोसियों के समझाने पर पिता ने माधव की मां की बहुत खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो माधव के पिता को उनके नहीं मिलने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी आदत और बिगाड़ ली। वह दुष्ट स्त्री अब जंगल में नहीं, उनके घर आकर मिलने लगी और घर का सामान उठाकर साथ ले जाने लगी। कभी वह अन्न ले जाती, कभी पैसा ले जाती, कभी बाग से फल ले जाती। माधव छोटा था, देखता रह जाता। हालांकि माधव को यह बात बहुत बुरी लगती। 1 आध साल तक देखता रहा, मगर जब 12 साल का हुआ तो विरोध पर उतर आया। उसने अब उस दुष्ट स्त्री को घर में घुसने पर रोक लगा दी। 1-2 पड़ोसियों ने भी माधव का साथ दिया, तो वह स्त्री माधव के घर आना छोड़ दी। तो माधव के पिता उसके गांव जाने लगे। उन्हें न तो अब अपने घर की फिक्र थी न खेती की। 30 बीघा खेत रहते हुए भूखे मरने की नौबत आ गई। वह तो 3 गायें थी जिनके दूध से घर का खर्चा चल जा रहा था। उन्हें माधव चराया करता। उधर उस स्त्री ने जब समझ लिया कि इस आदमी के पास माल असबाब खत्म है, रुपया पैसा नहीं है, तो उससे दूरी बना ली। उसने मना कर दिया कि हमारे गांव मत आया करो। मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं, तुम्हारे यहां आने से बदनामी हो रही है। लेकिन माधव के पिता ने उसकी बात नहीं मानी। तो एक दिन उसने अपने चाहने वालों से कहकर माधव के पिता को गांव के जंगल में फिकवा दिया। माधव को पता था कि यह तो एक दिन होना ही था। लंपट पुरुष पतंगे की तरह होता है जो आग से प्रेम कर बैठता है और आग को गले लगाने के चक्कर में जान गंवा देता है। माधव अब सयाना हो चुका था। उसने अपनी खेती संभाल ली थी, मगर अकेला था। उसका ब्याह नहीं हो पाया था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन होते हुए भी कोई ब्याह के लिए नहीं आ रहा था। उसके पिता की बदनामी आड़े आ रही थी कि बाप लंपट था, माँ भी लंपट थी। तभी तो कहीं भाग गई और फिर गांव लौटकर नहीं आई। आती भी कैसे, वह किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं थी। माधव अब अकेले ही रहा करता था। आसपास के पड़ोसी भी तभी साथ देते हैं जब साथ देने में उनका कुछ स्वार्थ रहता हो या उनका मनोरंजन होता हो, वरना इस दुनिया में कौन किसका साथ देता है। जिसके माता पिता ही साथ नहीं दे सके तो पड़ोसी क्या साथ देते। माधव खेती बाड़ी से जब खाली होता तो अपनी गायों को चराया करता। गायें अच्छी नस्ल की थी तो दूध बहुत ज्यादा देती थी
माधव उपयोग भर रखकर बेच देता था। उसे दूध बेचने में जरा भी परेशानी नहीं थी। खरीदने वाले रोजगारी दरवाजे पर आकर खरीद लेते थे और फिर नगर में ले जाकर बेचते थे। वह दूध का मेवा या मिठाई बनाकर भी बेचते थे। माधव के खेत की फसल भी खेत में खड़ी खड़ी बिक जाती थी, तो उसे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मौज मस्ती से दिन कट रहे थे। मगर कमी थी तो एक घर में स्त्री की, जो उसे मिलती नहीं दिख रही थी। वह निश्चिंत होकर अपने काम में लगा हुआ था। उधर सुंदरपुर से 16 मील की दूरी पर ही एक नगर था, जिसका नाम राजनगर था। राजनगर में धनीराम नाम का एक सेठ अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। उसकी अपनी एक दुकान थी, जिसे वह चलाया करता था। उसका बेटा किशन अब सयाना हो चुका था। उसके ब्याह के रिश्ते आने लगे थे, तो सेठ की पत्नी जल्दी ही बहू ला देना चाहती थी, जबकि सेठ अभी और कुछ दिन टालना चाहता था। वो पत्नी को समझाता कि अभी तो हम खुद जवान हैं, बेटा अभी छोटा है, अभी हमारे दिन है, 2-4 साल और मौज मस्ती कर ले, वरना बहू आ गई तो फिर न तो मैं घर के अंदर आ पाऊंगा, न तुम मुझसे मिलने दुकान पर आ पाओगी। हम दोनों के बीच बेटे बहू दीवार खड़ी कर देंगे। सेठानी समझाती कि देखो, फालतू की बातें सोचना छोड़ो, जरा खुद से सोचो कि तुम्हारे माता पिता अपना भला देखते तो हमारा ब्याह हो पाता। अरे, बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना पड़ता है। आप बेटे का ब्याह करो, हमारी खुशी बेटे बहू में है। सेठ समझ गया कि सेठानी को बहू लाने की जल्दी है, उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है, तो वह बोला कि ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ, अब कोई भी रिश्ता आता है तो उसे पक्का कर बेटे का ब्याह कर देता हूँ। कुछ दिन में ही एक रिश्ता अपने नगर से आ गया। नगर में एक घुड़मल सेठ रहते थे, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर बहुत ज्यादा आशिक मिजाज थे। उन्होंने एक नहीं 3 शादियां की थी। 2 उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, तो तीसरी शादी एक नवयुवती से कर ली थी। नवयुवती भी गहने और वस्त्र की शौकीन थी, तो बूढ़े से ब्याह करने में कोई परहेज नहीं की। सेठ घुड़मल की पहली पत्नी से एक बेटी थी, जिसका नाम राधा था। वह अब सयानी हो चुकी थी, तो नई सेठानी चाहती थी कि जल्दी से राधा का ब्याह हो जाए, क्योंकि जब तक राधा घर में रहेगी सेठानी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। सेठ ने पहले से ही उसे मालकिन बना रखा है, सारा हिसाब वही रखती है। अब माँ को सौतेली बेटी से खर्चे मानने पड़े, उसे बहुत बुरा लगता था। तो उसने सेठ से कहा कि आप राधा का ब्याह कर दो, वो कब की सयानी हो चुकी है, वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी लग रही है। आप अपने सिर पर घोड़ी की दुम क्यों रखे हुए हो, 1-2 सप्ताह में राधा का ब्याह कर दो। घुड़मल सेठ बोला कि भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, मुझे राधा का ब्याह करना ही चाहिए। जवान बेटी घर में रहे, यह ठीक नहीं। मैं कल ही पता लगाकर किसी के यहाँ इसका ब्याह तय कर देता हूँ। घुड़मल दुकान पर गया तो अपने मुनीम से पता किया कि कोई ऐसा लड़का बताओ जो हमारी राधा के लिए ठीक हो, न बहुत अमीर हो न बहुत गरीब, साधारण परिवार से हो। तब मुनीम ने बताया कि हमारी जानकारी में एक धनीराम सेठ है, उनका एक ही बेटा है, वही राधा के लिए ठीक रहेगा। वैसे घालू सेठ भी ठीक ही है, मगर उनके 13 लड़के हैं। लाली सेठ भी ठीक है, मगर उनके 9 बेटे और 8 बेटियां हैं। कुल मिलाकर धनीराम सेठ का बेटा राधा के लिए ठीक रहेगा। घुड़मल सेठ मुनीम के बताने पर धनीराम सेठ के पास गए और बोले कि मैं आपके बेटे से अपनी बेटी राधा का ब्याह करना चाहता हूँ, इसलिए रिश्ता लेकर आया हूँ। सेठ धनीराम बोले कि तरम पम पम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कब से सोच रहा था कि किशन का ब्याह कर दूं, तो आप आ गए हो तो हम रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लेकिन तरम पम पम, एक समस्या है कि हम बिना लड़की देखे ब्याह नहीं करते, यह हमारी खानदानी रिवाज है। घुड़मल सेठ बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आपको लड़की देखकर ही ब्याह करना चाहिए। हमारे आसपास के गांवों में कितना बुरा रिवाज है कि बिना लड़की देखे ब्याह कर देते हैं तो लड़के ठगे जाते हैं। वह अपनी पत्नी से सीधे मिलन की रात में मिलते हैं। अब चाहे उसके भाग्य में कैसी भी लड़की हो, उन्हें स्वीकारना पड़ता है। किसी किसी का भाग्य इतना बुरा होता है कि अंधी लड़की मिल जाती है, तो किसी को बिल्कुल काली। कोई कोई ही किस्मत का धनी होता है जिसे मनपसंद पत्नी मिल पाती है, लेकिन लड़की देख लेने पर किसी को भी ठगे जाने का अंदेशा नहीं रहता। आप जब चाहो चलकर लड़की देख सकते हो। राधा लाखों लड़कियों में एक है, उसे देखने के बाद आप इनकार नहीं कर पाओगे। चाहो तो साथ में बैठे और पत्नी को भी ले जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। धनीराम सेठ बोले कि तरम पम पम,
मैं कल ही लड़की देखने के लिए आता हूँ। घुड़मल सेठ घर लौट आए और अपनी नई नवेली पत्नी से बताया कि मैं राधा का ब्याह तय कर आया हूँ। कल लड़के वाले राधा को देखने आ रहे हैं। तुम बहुत सजाकर राधा को उन्हें दिखा देना कि पहली नजर में उन्हें राधा पसंद आ जाए। स्त्री बोली कि आप चिंता मत करो, बस खाने पीने का सामान बाहर से मंगा देना। आप जानते हो मुझे कोई अच्छा खाना बनाना नहीं आता। मेहमान मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं करेंगे। घुड़मल सेठ बोले कि भाग्यवान, आप चिंता मत करो, मैं नगर के मशहूर ढाबे से खाना और मिठाई मंगा दूंगा। स्त्री बोली कि पहले मिठाई मंगा लेना, उसके 1 घंटे बाद गर्मा गर्म खाना मंगाना, ताकि मेहमान को यह पता न चल सके कि खाना घर में नहीं बना है। मैं तो बता दूंगी कि हमारी बेटी राधा ने ही यह खाना बनाया है। लोग सिर्फ सूरत ही नहीं देखते, लड़की की सीरत भी देखते हैं, उसके गुण दोष को भी पता करते हैं, उसकी पाक कला की भी जानकारी लेते हैं। अच्छा खाना बनाने वाली हर घर में पसंद की जाती है। दूसरे दिन धनीराम सेठ घुड़मल सेठ के घर लड़की देखने पहुंच गए। धनीराम सेठ अभी 40 साल के थे, लेकिन देखने में 30 के लगते थे। वो हमेशा बन ठन कर रहते थे। अच्छा कपड़ा पहनना, इत्र लगाना उनका शौक था। वह जब घुड़मल सेठ के घर पहुंचे तो घुड़मल सेठ मिठाई लाने गए थे। घुड़मल की स्त्री ने उनका स्वागत किया। धनीराम को विश्वास नहीं हुआ कि यह स्त्री घुड़मल की पत्नी हो सकती है। उन्हें लगा कि सेठ की बड़ी बेटी होगी, तो पूछ बैठे कि तरम पम पम, आप सेठ जी की बेटी हो? तब स्त्री बोली कि जी नहीं, मैं सेठ जी की पत्नी हूँ। यह सुनकर सेठ धनीराम अवाक रह गए कि बंदर के हाथ ये हीरा कैसे लग गया। उसने पूछ बैठे कि तरम पम पम, राधा आपकी अपनी बेटी है? तब सेठानी बोली कि हाँ, राधा अपनी बेटी है। धनीराम सेठ बोला कि उसे आपने जन्म दिया है? सेठानी बोली कि नहीं, मैं अभी मां नहीं बनी हूँ। राधा सेठ जी की पहली पत्नी की बेटी है ही, लेकिन मैं उसकी सगी मां से भी बढ़कर हूँ। धनीराम सेठ बोला कि आप सेठ जी के साथ खुश रह लेती हो? सेठानी ये सुनकर झेप गई। वह शर्माने लगी। उन्हें भी धनीराम अच्छा लगने लगा था, तो वह सेठ की बात का कड़ा जवाब नहीं दी, बल्कि बोली कि तालमेल बिठाना पड़ता है। इंसान के बस में सब कुछ नहीं होता। गरीब को अमीर से तो अमीर को गरीब से बेमेल तालमेल बिठाना पड़ता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैं आपको खाने में क्या क्या लाऊं? अभी घर के अंदर राधा खाना बना रही है। आपकी यदि कोई पसंद हो तो कहो, मैं बनवा देती हूँ। धनीराम सेठ बोला कि अब आपको देख लेने के बाद मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रह गई है। आप इतनी सुंदर हो कि जी करता है कि आपको सामने बैठाकर जिंदगी भर निहारता रहूं। सेठानी बोली कि आप मजाक अच्छा कर लेते हो। धनीराम सेठ बोला कि तरम पम पम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सेठानी बोली कि आप जरा धीरे बोलिए, अंदर राधा खाना बना रही है, वो आपकी बात सुन लेगी। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, काश मुझे पहले मिल गए होते। धनीराम बोला कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे आदमी की नींद जब खुलती है तभी उसके लिए सवेरा माना जाता है। तरम पम पम, अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उनके ब्याह के बारे में बाद में बात करेंगे। अब आपके घर में ज्यादा बात करना ठीक नहीं। कल आप मुझसे गुलाब के ढाबे में मिलो, हम वहीं खाना खाएंगे और बातें करेंगे। सेठानी बोली कि ठीक है, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। हाँ, आप ये बताते जाओ कि सेठ जी राधा के बारे में कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगी? धनीराम सेठ बोले कि तरम पम पम, बोल देना कि वह आए तो थे, मगर जरूरी काम से चले गए हैं। वह फिर किसी दिन शुभ मुहूर्त देख कर आएंगे। धनीराम सेठ अभी घर से निकलकर कुछ ही दूर गए थे कि घुड़मल सेठ मिठाई लेकर आ गए और पत्नी से पूछे कि क्या धनीराम सेठ आए थे? स्त्री बोली कि आप भी बड़ी देर लगा दिए, वह आए तो थे, मगर कुछ जरूरी काम से चले गए, बोलकर गए हैं कि फिर किसी दिन आऊंगा। घर आए मेहमान की मैं कोई सेवा नहीं कर सकी। घर में पहले से मेवा मिश्री भी नहीं था, वह खाली चले गए। उनको न तो कोई वस्त्र दिया गया, न कोई शगुन। वो राधा को अभी देख भी नहीं पाए। घुड़मल सेठ बोले कि कोई बात नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। हमारी राधा इतनी सुंदर है कि एक बार देख लेंगे तो देखते रह जाएंगे। उधर सेठ धनीराम घर गए तो पत्नी ने पूछा कि लड़की देखा है? तब धनीराम सेठ ने पत्नी को बताया कि हाँ, मैं लड़की देख आया। घुड़मल खुद बनमानुष है, उसकी बेटी भी उसी की तरह बनमानुष है। उतनी खराब लड़की हमारे नगर में नहीं है। मुझे अपने बेटे का ब्याह किसी राजकुमारी जैसी लड़की से कराना है। तुम चिंता मत करो,
मैं जल्दी ही कोई भली लड़की ढूंढ लाता हूँ। धनीराम की पत्नी बोली कि आपने अच्छा किया जो उसे नापसंद कराए। वैसे धोखेबाज सेठों को जूतों से पीटना चाहिए, जो बातें तो चिकनी चुपड़ी करते हैं कि बेटी लाखों में एक है। धनीराम बोले कि तरम पम, तुम व्यर्थ में उसके बारे में सोच रही हो। मैं उसका बहुत अपमान करके आया हूँ, बस उसकी पिटाई बाकी रह गई। मैं पीट भी देता, मगर सोचा कि बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। सेठ अपनी दुकान पर चला गया, मगर उसका मन तो घुड़मल की स्त्री में लग गया, और वह भी तो एकदम से बातों में आ गई थी, मानो प्यार के लिए जन्मों की भूखी हो। सेठ दिन भर उसके ख्याल में खोया रहा। रात में दुकान बंद की तो आना था घर, मगर चल पड़ा घुड़मल सेठ के घर। वो तो आधी रास्ते में उसकी चेतना जागी कि यह क्या करने जा रहे हो, बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। अरे, जब सेठानी खुद से कल गुलाब के ढाबे में मिलने आ रही है, तो फिर उसके घर जाने की जरूरत क्या है, वहीं जो सेटिंग करनी होगी हो जाएगी। सेठ उलटे पांव घर आ गया, किसी तरह करवटें बदलकर रात बीती। सोया था पत्नी के कमरे में, मगर आज उसे अपनी पत्नी दायन लग रही थी। वह रात भर ख्यालों में खोया रहा कि क्या करूं, यदि वह मेरे साथ रहने को तैयार हो गई तो उसे लाकर घर में कैसे रखूंगा। ये दायन मेरी नई पत्नी को घर में घुसने नहीं देगी। अकेली होती तो इसे मार पीट कर चुप भी करा देता। अब बेटा जवान हो चुका, हाय माँ का गुलाम है, इस जायन का इशारा पाते ही मुझसे लड़ जाएगा। मुझे अब कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। उसने सोच लिया कि यदि वह स्त्री साथ चलने के लिए तैयार होती है तो मैं उसे लेकर किसी दूसरे नगर चला जाऊंगा और उसके साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। सेठ समय के अनुसार गुलाब के ढाबे में चला गया तो घुड़मल की पत्नी पहले से ही वहां आ गई थी। वह बोली कि आप आने में इतना देर लगा दिए, मेरी तो आंखें पथरा गई थी आपका इंतजार करते करते। चलिए पहले कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। सेठ बोला कि तरम पम, आपको देख लेने के बाद मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। आप कितनी अच्छी हो, जी करता है मैं आपको लेकर कहीं दूर चला जाऊं, जहां हमारे सिवा कोई दूसरा ना हो। हम वहीं सुकून से जिंदगी बिताएंगे। स्त्री बोली कि मैं जब से आपको देखी हूं सो नहीं पाई हूं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे कहीं दूर ले चलो, इस शहर से दूर, जहां हम खुशी खुशी जिंदगी बिताएं। ये मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है जो एक सड़े बूढ़े के साथ ब्याह दी गई, या यूं कहिए कि बेच दी गई। बूढ़ा भी इतना निकम्मा कि किसी स्त्री के काम नहीं आ सकता। उससे ब्याह से तो भली मैं कुंवारी ही थी, परंतु जब आप मिल गए हो तो मुझे अब जीने की चाहत जाग गई है। अब मैं 100 साल जी लूंगी। सेठानी ने अपने जीवन के बारे में बताया कि मुझे खुद पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे। होश संभाला तो एक बूढ़ी स्त्री के पास थी। उसने मुझे एक साहूकार को दे दिया। साहूकार नी अपने एक साले को दे दिया। मैं उसके घर नौकरानी बनकर रहने लगी। बड़ी हुई तो उसकी बेटी के ब्याह में दहेज में दे दी गई, तो उसकी बेटी की नौकरानी बनकर चली गई। उसकी बेटी ने सेठ से पैसा लेकर मेरा ब्याह करा दिया। तब से सेठ की पत्नी हूँ, मगर अब आप मिल गए हो तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। धनीराम सेठ बोला कि हम 1-2 दिन में इस नगर को छोड़ देंगे। मैं अपने घर से कुछ पैसे का प्रबंध करता हूँ। सेठानी बोली कि मैं भी इस मामले में पीछे नहीं रहूंगी। मुझे पता है कि सेठ की बेटी राधा बिस्तर के नीचे तिजोरी की चाबी रखकर सोती है। मैं वहां से चाबी निकालकर फिर तिजोरी खोलकर सारे गहने और पैसे निकाल लूंगी। तिजोरी में इतने पैसे हैं कि हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। आप कल की तैयारी करो, मैं आपसे भोर के वक्त अपने घर के पिछवाड़े में मिलूंगी। दोनों ने बात करके भागने का कार्यक्रम तय कर लिया। सेठ दोपहर में अपनी दुकान पर लौट गया तथा भागने के कार्यक्रम पर विचार करने लगा कि यहाँ से जाने के बाद किस नगर में जाऊं कि वह जगह सबसे सुरक्षित हो। वहां तक न तो मेरी पत्नी और बेटा पहुंच सके, न सेठ घुड़मल जा सके। उसने सोच लिया कि संत नगर चला जाएगा, वही उसके लिए अच्छा रहेगा। वह 1-2 बार संत नगर गया भी था, वहां के बारे में जानकार था। उसने विचार बना लिया कि संत नगर ही जाएगा, जबकि घुड़मल की पत्नी ने विचार बना लिया वह विजयनगर जाएगी। उधर सेठ घुड़मल के मन में आया कि सेठ धनीराम से चलकर बात कर लेता हूँ कि वह सही समय निकालकर राधा को चलकर देख ले, तब बात आगे बढ़े, ब्याह की तिथि तय हो। वह चलकर धनीराम की दुकान में आ गया और बोला कि भाई धनीराम, आप हमारे घर आकर बिना लड़की देखे लौट आए, यह अच्छा नहीं किए। आप अब कोई निश्चित समय देकर राधा को चलकर देख लो। मैं तो कहता हूँ कि अपनी पत्नी और बेटे को भी साथ ले लो।
किशन ही लड़की को पसंद करे, वही अच्छा रहेगा। अरे, लड़की को लड़के के साथ रहना है, दोनों जब एक दूसरे को देख लेंगे, एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो वही अच्छा रहेगा। चलकर लड़की देख लीजिए। अच्छा रहेगा कि आप अपनी पत्नी और बेटे को भी साथ लेते आइएगा। सबसे बेहतर यही रहेगा कि लड़का लड़की को खुद से देख ले। लड़का लड़की को ही तो साथ रहना है, दोनों की अपनी पसंद ही सर्वोपरि है। धनीराम बोला कि तरम पम पम सेठ जी, क्या है कि हमने अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव कर दिया है। अभी मैं छोटे से बेटे का ब्याह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि अपना ब्याह कर लूं। गुड़मल सेठ बोला कि आप पगला तो नहीं गए हो, भला मैं आपके साथ अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर सकता हूं। धनीराम बोला कि तरम पम पम, मैं भला कहाँ कह रहा हूं कि आप अपनी बेटी के साथ मेरा ब्याह करो। मैं दूसरी लड़की से ब्याह करूंगा, बेटे के ब्याह के बारे में बाद में सोचूंगा। गुड़मल सेठ बोला कि आपको शर्म नहीं आती है? अरे, बेटा जवान है, ब्याह के योग्य है, और तुम अपनी ब्याह की बात कर रहे हो। धनीराम बोला कि तरम पम पम, शर्म आपको आई थी क्या, जो 70 साल की उम्र में ब्याह कर डाला। तब गुड़मल बोला कि हमारी बात दूसरी है, हमारे पास कोई बेटा नहीं है, तो बेटे की चाहत में ब्याह कर डाला, जबकि तुमको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बेटा जवान है, कारोबार संभाल लिया है, वह अपना भला बुरा सोच सकता है, ब्याह होने पर पत्नी का ख्याल रख सकता है। धनीराम बोला कि तरम पम पम, अब बेटा मेरा है, जवान है या बच्चा है उसे मैं जानता हूँ। मैंने तो आपकी बेटी पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसे कुछ भला बुरा नहीं कहा, मैं उससे ब्याह की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भी आप इतना पिनपिनाए हुए क्यों है? मुझे जब आपके यहाँ कोई रिश्ता ही नहीं करना तो आप कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए, मैं 10 ब्याह करूं, आपको उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। गुड़मल सेठ बोला कि तो साफ कहो ना कि मुझे बेटे का ब्याह नहीं करना है, या उसके ब्याह में बहुत से दान दहेज लेना है, हाथी घोड़ा लेना है। धनीराम बोला कि तरम पम पम, जो अब आपके समझ में आए समझ लो, मगर अब यहाँ से जाओ। गुड़मल सेठ अपनी दुकान पर चला गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि धनीराम पगला गया है या फिर बेटे का ब्याह नहीं करना चाहता, इसीलिए बात को गुमा रहा है। उधर सेठानी और धनीराम के मन में हलचल चल रही थी। भोर के वक्त गुड़मल की पत्नी घर के सारे पैसे और जेवरात लेकर घर के पीछे आ गई। एक वक्त पर धनीराम पहुंच चुका था, दोनों तेजी के साथ भाग लिए। धनीराम बोला कि हम संत नगर चलते हैं। सेठानी बोली कि नहीं, वहां मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी, मैं संत नगर में ही रही हूं, हम विजयनगर चलते हैं। दोनों विजयनगर के लिए निकल गए। सुबह में गुड़मल जागा तो घर का दरवाजा खुला था। उसने राधा को आवाज दी कि बेटी राधा, घर का दरवाजा क्यों खुला है और तुम्हारी माँ कहाँ है? राधा उठकर सामने देखी तो तिजोरी खुली थी। वो भागकर घर के अंदर के सभी कमरों में देखी तो हर कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और उसकी सौतेली माँ नहीं थी। वह पिता से बोली कि पिताजी, हमारे घर में भयानक चोरी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि माँ नहीं है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। सेठ बोला कि वो भला जाएंगी कहाँ, देखो घर में ही कहीं होंगी। सेठ भी दौड़कर घर में इधर उधर ढूंढने लगा। घर का बिखरा सामान, खुली तिजोरी देखकर उसका माथा ठनक गया। वो बोला कि तिजोरी की चाबी तेरे पास थी, तो फिर तिजोरी खुली कैसे? तुम तिजोरी की चाबी रखी कहाँ थी? राधा बोली कि मैं चाबी तकिए में रखती थी, माँ के सिवा कोई नहीं जानता था, लेकिन घर में माँ नहीं है, मुझे माँ पर शंका हो रही है। वो कोई भली स्त्री नहीं लग रही थी, वो कोई ठगनी स्त्री थी। आप उसे ब्याह कर लाए थे, तभी से मुझे उस पर शक था। सेठ बोला कि ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, वह पिछले 6 महीने से घर में रह रही थी, तब कोई गड़बड़ी नहीं की, अब अचानक से कैसे गड़बड़ कर दी? अगर उसने गड़बड़ी की है और कहीं भागी है तो उसमें तेरा भी हाथ हो सकता है, तुमने ही उसे भड़काया होगा। तुम पहले ही उसका विरोध कर रही थी कि नई लड़की क्यों ब्याह कर लाए हो, ये तो मेरे से भी छोटी है। तुमने उससे कुछ ऐसी बात कही होगी जो उसके दिल को लग गई होगी, तभी वह भागी है। घर में मेरी पत्नी नहीं तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं। हाय, तो पहले से ही मनहूस है, तेरे जन्म के बाद तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर भाग आई, दूसरा ब्याह किया, वह भी तेरे को संभालने की बात पर भाग गई कि मुझे किसी दूसरी स्त्री की बेटी नहीं संभालनी। तेरे को लेकर ही मुझसे उसकी तकरार हुई थी और वह भाग गई थी। मैं फिर 13 साल तक ब्याह नहीं किया, और अब किया तो तू ही मेरे लिए काल बन गई, मेरे को लूट लिया।
मेरी पत्नी को बहला फुसला कर भगा दिया। जब मेरी पत्नी ही घर में नहीं रही तो तेरी क्या आवश्यकता है? तू भी कहीं भाग जा, कहीं नदी नाले में डूब मर। लेकिन तू मरेगी कैसे? तेरा जन्म ही हुआ है मुझे मारने के लिए। मुझे मारने के बाद तुझे सुकून मिलेगा। सेठ पत्नी के वियोग में बदहवास हो घर से निकल गया। कहाँ सेठ कल तक बेटी की शादी की बात कर रहा था, अब कहाँ उसे डूब मरने की बात कह गया। सेठ की एक एक बात राधा को तीर की तरह लगी थी। उसने कभी अपने पिता का बुरा नहीं सोची थी, लेकिन शराफत की सजा इतनी कठोर होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह लड़की भी कितनी शातिर निकलेगी, अपने शातिर होने की भनक भी नहीं लगने दी। राधा ने सोच लिया कि अब मुझे जीकर भी क्या करना। जब सारी बदनामी मेरे सिर पर है तो मुझे अपनी बदनामी छिपाने के लिए और अपने पिता की खुशी के लिए मरना ही होगा। उसने सोची कि यदि मैं दिन के वक्त निकल जाती हूँ तो ठीक नहीं रहेगा। मैं रात के वक्त ही घर से निकलूंगी और किसी जंगल में जाकर किसी तालाब या कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वो पिता की बात से इतनी दुखी हुई कि आधी रात में घर से निकल गई और अनजान रास्ता पकड़कर किसी नदी, नाले, तालाब या कुएं की खोज में चल दी। लेकिन उस रास्ते में कोई नदी नहीं थी, कोई कुआं नहीं था, कोई तालाब नहीं था। वह एक सीधा रास्ता था जो जंगल को जाता था, सुंदरपुर के जंगल की तरफ। लड़की घर से रास्ता पकड़कर चली जा रही थी। चलते चलते सुबह हो गई। अब वह एक जंगल में थी। वह जंगल में तालाब की तलाश करने लगी। उसे तालाब मिल भी गया। उसने इधर उधर देखी, जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब उसने सोच लिया कि मेरे लिए यही अच्छा मौका है, मैं अभी इसी तालाब में कूद कर जान दे देती हूँ। वह तालाब में कूद गई, मगर तालाब में कमर तक ही पानी था। वो तालाब के अंदर तक गई, मगर पानी कमर से ज्यादा नहीं हुआ, तो वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसे आता हुआ एक नौजवान दिखा। वो दूर से ही लड़की को पानी में कूदते हुए देख लिया था। वह पास आकर बोला कि देवी जी, आप इस तालाब में चाहकर भी नहीं मर पाओगी। यह तालाब विचित्र है। स्नान के लिए जो उतरता है तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। उस वक्त हाथी भी डूब सकता है, लेकिन मरने वाले के लिए डूबने भर पानी नहीं रहता। आप इस तालाब में मर नहीं सकती। अगर आपको मरने का बहुत ज्यादा शौक है तो मैं बताता हूँ कि आपको मरने लायक पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ से 8 मील दूर पूरब की दिशा में एक नदी बहती है। उस नदी में उतरने वाला जिंदा नहीं बचता। उसमें घड़ियाल रहते हैं। वो आदमी को निकलने ही नहीं देते, वो हड्डी के साथ ही खा जाते हैं। अब आप उसी नदी में जाओ और आराम से अपनी जान दे दो। यही सामने वाला रास्ता वहां तक जाता है। राधा बोली कि बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पानी से निकलकर आगे चल दी। उस नौजवान का नाम माधव था। वह सुंदरपुर का था। उसने देखा कि स्त्री सचमुच जान देने पर आ गई है, तो वह दौड़कर उसके आगे खड़ा हो गया और बोला कि देवी जी, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। दरअसल उधर कोई नदी नहीं बहती। मैं तो यह देखना चाहता था कि आप सचमुच गुस्से में हो या दिखावा कर रही हो, मगर आप सचमुच गुस्से में हो। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले अपना गुस्सा थूक दो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि आपको क्या तकलीफ है, किस कारण अपनी जान देने पर तुली हो। आदमी का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और आप उसे सस्ते में खो देना चाहती हो। ऐसा क्या हो गया है? कौन सी भूल आपसे हो गई है जिसे सुधारा नहीं जा सकता? राधा बोली कि जानकर क्या करोगे। कभी कभी खुद का जीवन पहाड़ से भी भारी हो जाता है, जिसे उठा पाना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बोझ से खुद दबी जा रही हूँ। मेरा बोझ कोई नहीं उठा सकता। माधव बोला कि आप क्या बात करती हो? स्त्री का बोझ जिंदगी भर एक पुरुष ही उठा सकता है। घर में एक स्त्री लाकर उसी के लिए समर्पित हो जाता है, उसके सुख के लिए हर उद्यम करता है। वह कभी नहीं कहता कि स्त्री उसके लिए बोझ है, बल्कि उसे मालकिन बनाकर रखता है। आप कहती हो कि आपका बोझ कोई नहीं उठा सकता। आप मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए हर वो काम करूंगा जो संभव हो सकेगा। राधा बोली, यह जोश में आकर कहने की बात है। घर लेकर जाओगे तो आपके माता पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, भाई बंधु विरोध करेंगे। माधव बोला कि देवी जी, दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। अकेला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। बस मुझ में यही कमी है। किसी तरह कमा खा लेता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। खेत में मजदूरी करता हूँ, अपना एक टूटा घर है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मजदूरी करके भी आपको सुखी रखूंगा।
राधा बोली कि मुझे आप आधी रोटी भी प्यार से दे दोगे तो मैं रह लूंगी, लेकिन मुझसे कभी अपमान वाली बात मत करना। अगर आपको मंजूर है तो मैं जीने के लिए सोच सकती हूँ। माधव उसे लेकर अपने घर आ गया। माधव का घर अच्छा था, घर अन्न धन से भरा था। घर में दूध दही की नदी बह रही थी। राधा बोली कि गांव का गरीब जब इतना सुखी है तो गांव का अमीर कैसा होगा। माधव बोला, पूछो मत, गांव का अमीर बहुत बड़ा आदमी होता है। राधा बोली कि मुझसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी, आप सच भी तो बोल सकते थे कि आप एक अमीर आदमी हो, आपके पास बहुत कुछ है। माधव बोला कि मुझे कभी कोई अमीर समझा ही नहीं, तो मैं अपने को गरीब समझता था। वैसे मेरे पास बहुत जमीन है, लेकिन गांव में जमीन होना कोई मायने नहीं रखता, मेहनत करना मायने रखता है। परिश्रम करने पर आदमी तकदीर बदल लेता है और बिना परिश्रम वाला गरीब रह जाता है। आपका साथ मिल गया है तो मैं पत्थर में भी सोना उपजा सकता हूँ। राधा बोली, मुझे आप जैसे बहादुर आदमी की ही तलाश थी, लेकिन तलाशते तलाशते मौत के किनारे आ गई थी। आपने मुझे जिंदगी दी है, यह जिंदगी अब आपकी अमानत है, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। दोनों ने ब्याह कर लिया और खुश होकर घर रहने लगे। उधर सेठ धनीराम उस स्त्री के साथ विजयनगर चला गया और वहीं उस स्त्री के साथ अपना घर बसाया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस स्त्री के कदम एक बार बहक जाते हैं वह अब किसी एक पर नहीं रहती, उसका मन चंचल हो जाता है। उसे अब धनीराम सेठ बुरा लगने लगा था। उसकी उम्र से 2 गुना का था। वो सेठ के साथ नगर में घूमने जाती तो कई बार दुकानदार पूछ देते कि यह आपके पिताजी है। तब वह सेठ को पति बताने में शर्मा जाती। वो सोचने लगी कि कोई उपाय लगाकर इसे कैसे हटाऊं। उसे जल्दी ही एक नौजवान मिल गया जो पड़ोस में रहकर मूंगफली बेचा करता था। कुछ ही दिन में सेठानी की आंखें उससे चार हो गईं। तो वह सेठ से बोली कि एक नौकर रख लेते हैं, मुझसे घर का कोई काम नहीं होता। मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। हम नौकर रख लेंगे तो वो घर का काम भी देखेगा और आपके साथ दुकान का काम भी देखेगा। सेठ तो स्त्री का गुलाम था, वह स्त्री की बात मानकर नौकर रख लिया। कोई 1 सप्ताह ही बीता था कि स्त्री ने नौकर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों में पति पत्नी वाले संबंध भी बन गए। उसने युवक से कहा कि या तो तुम सेठ को ठिकाने लगा दो या फिर हम यहाँ से दूर कहीं भाग चले। दोनों ने तय किया कि सेठ को मारना ठीक नहीं है, उसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, हम उलटे बुरे फंस जाएंगे। चलो सारा माल लेकर भाग चलते हैं। आधी रात में दोनों सेठ को छोड़कर भाग लिए। सुबह में सेठ उठा तो सेठानी और नौकर को नहीं पाकर हैरान हुआ, मगर जब घर की स्थिति देखी तो उसे समझ में सब कुछ आ गया कि सेठानी नौकर के साथ भाग चुकी है। सेठ के समझ में आ चुका था कि अपनी पहली पत्नी ही असली पत्नी होती है। यह भागने वाली स्त्री, किसी को लूटने वाली स्त्री, किसी को ठगने वाली स्त्री किसी एक की नहीं होती। सेठ भारी मन से घर लौट आया। उधर स्त्री 6 महीने नौकर के साथ रहकर फिर किसी और नौकर के साथ भाग गई और न जाने कितनों के साथ भागती रही। एक ठगनी स्त्री का जीवन ऐसा ही होता है। जबकि राधा जैसी भली स्त्री अपने पति के साथ सुंदरपुर में सुखी जीवन बिता रही थी। कहानी से सीख, बुरी नियत और लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चा सुख और सम्मान नेक कमाई और वफादार रिश्तों में ही मिलता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत से काम लेते हैं। जब इंसान अपने जाने पहचाने माहौल से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। माया के लिए भी यही बात थी। वह गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ी में बैठी थी और उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। जिस घर में वह पली बड़ी थी, जहां हर दीवार और हर कोना उसकी पहचान का हिस्सा था, वह सब पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने एक नया सफर था, एक नई जिम्मेदारी थी। ससुराल, क्या वहां उसे अपनाया जाएगा? क्या वह सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या यह परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होगी? ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, यह एक परंपरा होती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर नए रिश्ते की डोर नाजुक होती है, हर शब्द का वजन होता है और हर गलती एक कसौटी बन जाती है। माया को नहीं पता था कि उसका यह सफर आसान होगा या मुश्किल, लेकिन इतना जरूर था कि यह सफर उसे सिर्फ बहू नहीं
बल्कि एक निडर और समझदार स्त्री बनाएगा। आज से उसकी ससुराल की परीक्षा शुरू हो रही थी, जिसमें हर दिन, हर रिश्ता और हर परिस्थिति उसे परखने वाली थी। क्या माया इस परीक्षा में सफल होगी? क्या वह अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी? आइए इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे माया अपने धैर्य, हिम्मत और समझदारी से अपने नए जीवन की हर कसौटी को पार करती है। गांव का माहौल और माया का सफर। गांव के कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी की आवाज गूंज रही थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी और खेतों में पसरी हरियाली मन को सुकून दे रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और पक्षियों की चहचहाट से पूरा माहौल गांव की सुगंध में रचा बसा लग रहा था। उसी बैलगाड़ी में बैठी थी माया, जो आज पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। उसके मन में न जाने कितनी उलझने थी। घूंघट के अंदर से उसने एक नजर अपने पति राजू पर डाली, जो बैलगाड़ी के आगे बैठा था। वह सीधा सादा लेकिन समझदार और मेहनती था। माया के पिता ने बहुत गरीब घर में उसकी शादी की थी, लेकिन यह बात उसे कभी बुरी नहीं लगी। उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाया था कि घर बड़ा हो या छोटा, इज्जत और मेहनत से जीने वाला इंसान ही असली सुख पाता है। पर ससुराल कैसी होगी, वहां लोग कैसे होंगे, ये सब सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बैलगाड़ी जैसे ही गांव में पहुंची, रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों ने नई दुल्हन को देखने के लिए घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की। औरतें धीरे धीरे कानाफूसी करने लगी। बहुत सुंदर लग रही है बहू, लेकिन देखना इसे यहाँ की आदतें कब लगती है। हम देखते हैं सास ससुर के साथ निभा पाएगी या नहीं। माया को यह सब सुनाई दे रहा था। उसकी सास चंदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी, लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई, आंखों में एक अजीब सा संदेह था। माया जैसे ही बैलगाड़ी से उतरी, उसकी सास ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया। घर छोटा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लिपाई की गई थी और दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी। अंदर पहुंचते ही माया को लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गई हो। सास ने बिना मुस्कुराए कहा, पहले रसोई में जा और पानी गर्म कर, सबको हाथ मुंह धोना है। माया को समझ आ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना घूंघट ऊपर किया और पानी गर्म करने चल पड़ी। गांव में गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ियों से जलता चूल्हा था। माया ने अब तक कभी लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज उसे सीखना ही था। उसने घूंट भरकर हिम्मत जुटाई और चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने लगी। पर लकड़ियां गीली थी, आग पकड़ ही नहीं रही थी। इतने में उसकी ननद पारो वहां आ गई। वह लगभग ताने मारने के अंदाज में हंसते हुए बोली, क्या भाभी, आग भी नहीं जला पा रही? शहर में सब आसान होता है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। माया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कोशिश करती रही। बड़ी मुश्किल से चूल्हे में आग जली। उसकी सास चुपचाप देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। माया ने गर्म पानी तैयार कर दिया और सभी घर वालों ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, लेकिन उसे खुद खाने को नहीं दिया गया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर अपनी ननद से पूछ लिया, मुझे भी खाना लेना है? पारो ने हंसकर कहा, पहले सास ससुर, फिर देवर, फिर ननद, फिर बाकी लोग और सबसे आखिर में बहू। यही गांव का नियम है। माया को यह सुनकर धक्का तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर जब सब खा चुके, तब उसे खाने को मिला और खाने के लिए उसे छांटे हुए चावल मिले और सब्जी भी नाम मात्र की। वह समझ गई कि यह सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। शाम होते होते एक नई समस्या आ गई। गांव में एक नियम था कि नई बहू को पहली रात ही कुएं से अकेले पानी भरकर लाना होता था। माया ने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला था और उसे डर भी लग रहा था। गांव की औरतें इकट्ठा होकर देखने लगी कि क्या वह यह कर पाएगी या नहीं। माया ने घड़े को उठाया और कुएं की तरफ बढ़ी। कुआं गहरा था और रस्सी से पानी निकालने में ताकत लगती थी। गांव की औरतें खुसर पुसर कर रही थी, देखो ये लड़की कर पाएगी या नहीं। अगर पानी नहीं भर पाई तो समझो बहू में दम नहीं है। माया ने धीरे से रस्सी पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा नीचे डाला, रस्सी उसके हाथ से छूट गई और घड़ा कुएं में गिर गया। औरतें हंसने लगी। उसकी सास ने दूर से देखा और कहा, अगर पानी नहीं भर पाई तो समझ लो कि बहू नाकाम है। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दोबारा कोशिश करने लगी,
इस बार उसने अपने दुपट्टे से हाथों को कसकर बांधा ताकि रस्सी उसकी पकड़ में बनी रहे। धीरे धीरे उसने रस्सी खींची और काफी मशक्कत के बाद उसने पानी निकाल ही लिया। औरतें चुप हो गई। सास ने भी पहली बार ध्यान से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। माया ने महसूस किया कि उसकी परीक्षा की पहली रात बहुत कठिन थी, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण जब गांव के आंगन में फैली तो माया की आंखें खुली। पिछली रात की थकान अभी भी उसके शरीर में थी, लेकिन ससुराल में बहू के लिए आराम नाम की कोई चीज नहीं होती। उसने जल्दी से उठकर अपना घूंघट ठीक किया और कमरे से बाहर निकली। बाहर आकर देखा कि उसकी सास पहले ही आंगन में बैठकर तुलसी को जल चढ़ा रही थी। माया धीरे धीरे उनके पास गई और नम्र स्वर में बोली, माँ जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। सास ने एक नजर उसे देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, बहू, ससुराल में काम मांगना नहीं पड़ता, खुद ही देखना पड़ता है। माया ने झटपट रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। चूल्हा जलाना अब भी उसके लिए चुनौती था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह से सबको नाश्ता बनाकर देना है। उसने बड़ी मुश्किल से आग जलाई और जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर पराठे बनाने लगी। इतने में ननद पारो आकर बोली, भाभी जल्दी करो, नहीं तो सब चढ़ जाएंगे। माया ने उसकी बात सुनी और हाथों की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन भाग दौड़ में उसका हाथ चूल्हे की जलती लकड़ी से छू गया और हल्का सा जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने बिना कुछ बोले अपने काम में ध्यान लगाया और नाश्ता तैयार कर दिया। घर के सभी लोग चौके में बैठकर खाने लगे। ससुर ने एक कौर लिया और बोले, नमक थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, सीख जाएगी। सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ननद पारो ने धीरे से कहा, भाभी, गांव में बहू को हर चीज सही बनानी होती है, वरना लोग ताने मारते हैं। माया चुपचाप खड़ी रही। उसने महसूस किया कि हर किसी को खुश करना इतना आसान नहीं है। दोपहर होते ही माया को दूसरा बड़ा काम दिया गया, आंगन में बैठकर सबके कपड़े धोने का। गांव में ना तो वॉशिंग मशीन थी और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। उसे बड़े से तसले में पानी भरना था और साबुन से कपड़े रगड़ रगड़ कर धोने थे। उसकी हथेलियां लाल पड़ गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी सास आई और बोली, जल्दी हाथ चला, धूप ढलने से पहले सब कपड़े सूख जाने चाहिए। माया ने और तेजी से कपड़े धोने शुरू किए। कुछ ही देर में देवर रामू वहां आया और बोला, भाभी, पानी तो सही से निचोड़ो, नहीं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। माया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वह समझ चुकी थी कि हर कोई उसे परख रहा था। शाम को गांव में एक उत्सव था। घर के सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन माया को कुछ नहीं बताया गया। जब उसने ननद से पूछा, क्या मुझे भी चलना है, तो पारो ने हंसकर कहा, नई बहू को ऐसे ही नहीं ले जाते, पहले ससुराल में कुछ दिन ठीक से निभाओ, फिर कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। माया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मन मसोस कर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद घर में कोई नहीं था। माया अकेली थी और सोचने लगी कि क्या वह कभी इस घर का सही मायने में हिस्सा बन पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बहू, अकेली बैठी हो? यहाँ नई बहू को यूं अकेले नहीं छोड़ते, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। माया ने चौंक कर पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बस एक अपना मानो, मेरी बातों को याद रखना, यह ससुराल तुम्हारा असली इम्तिहान है, जो जीत गया वही राज करेगा। माया को ये शब्द अजीब लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। माया सोच में पड़ गई कि यह कौन थी और क्यों आई थी। क्या यह कोई संकेत था या कोई सच्चाई छिपी थी? रात हुई तो घर के लोग वापस आए। सब खुश थे, लेकिन माया चुपचाप रही। तभी उसकी सास ने उसे पास बुलाया और बोली, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल तुझे खेतों में भी जाना है। माया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि ये ससुराल सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि थी, जहां हर दिन नई परीक्षा देनी थी। लेकिन उसे अब हार मानने का सवाल ही नहीं था। सुबह होते ही माया की नींद खुली तो देखा कि आंगन में हलचल मची हुई थी। उसकी सास, ननद और देवर
सब तैयार हो रहे थे। सास ने माया को देखते ही कहा, आज खेतों में जाना है, जल्दी तैयार हो जा। वहां काम करना आसान नहीं होता, लेकिन बहू को सब कुछ सीखना पड़ता है। माया ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से कपड़े बदलने चली गई। जब वह बाहर आई तो देखा कि ननद पारो पहले ही घर के कामों में लग चुकी थी। माया ने जल्दी जल्दी रसोई में जाकर चाय बनाई और सबको दे दी। फिर वह सास के साथ खेतों की ओर चल दी। रास्ते में गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते हुए उसने देखा कि कई औरतें अपने सिर पर घड़ा रखे जा रही थी। कुछ खेतों में पहले से काम कर रही थी। गांव की यह दुनिया उसे नई लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब उसे अपने मायके की याद दिला रही थी। खेत में पहुंचते ही उसकी सास ने कहा, अब ध्यान से सुन, यह काम करने के अपने तरीके होते हैं। फसल काटनी हो तो हंसिया ऐसे पकड़ते हैं और घास निकालनी हो तो घुटनों के बल बैठकर करना होता है। माया ने सिर झुका लिया और हाथ में हंसिया पकड़कर फसल काटने लगी। शुरू में उसे काफी परेशानी हुई। हंसिया पकड़ते ही उसकी उंगलियों में हल्की खरोंच आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत जो गांव की बाकी औरतों के साथ काम कर रही थी, उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, नई बहू को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी और पसीना माया के चेहरे पर बहने लगा था, लेकिन वह लगातार मेहनत करती रही। दोपहर होते होते उसकी सास ने कहा, अब घर चल, खाना बनाना भी तेरा ही काम है। माया ने जल्दी से काम समेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष था कि उसने कुछ नया सीखा। घर पहुंचते ही उसे दोबारा रसोई में जाना पड़ा। आज उसे अकेले ही सबके लिए खाना बनाना था। वह जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां सही से नहीं जल रही थी। तभी ननद पारू आई और हंसते हुए बोली, भाभी, इतना धीमे काम करोगी तो सबको भूख से गुस्सा आ जाएगा। माया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों की गति तेज कर दी। जैसे तैसे उसने दाल, चावल और सब्जी बना ली। जब सब खाने बैठे तो ससुर ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ कहे उठकर चले गए। सास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माया को समझ नहीं आया कि यह अच्छा संकेत था या बुरा। शाम को जब वह आंगन में बैठी थी, तभी देवर रामू आया और धीरे से बोला, भाभी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यहाँ सबको खुश रखना आसान नहीं है। माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, एक दिन सब मुझे जरूर अपनाएंगे। रामू ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और सिर हिलाकर चला गया। रात हुई तो माया अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि क्या वह इस ससुराल की परीक्षा में सफल हो पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। माया ने चौंक कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो पिछली रात आई थी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, बहू, यह तो बस शुरुआत है, तुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन याद रखना, धैर्य और समझदारी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। माया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक वह औरत गायब हो चुकी थी। माया सोच में पड़ गई कि यह औरत कौन थी। क्या वह सिर्फ एक सपना थी या कोई संकेत? लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह ससुराल सिर्फ रिश्तों की डोर से नहीं, बल्कि परीक्षा की कसौटी पर टिकी हुई थी, और उसे इस परीक्षा को हर हाल में पास करना था। रात के अंधेरे में माया की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की थकान उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन मन में उठते सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। कौन थी वह बूढ़ी औरत? क्या वह महज एक सपना थी या सच्चाई? क्या यह कोई संकेत था कि उसकी परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी? विचारों के बीच जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थी। वह जल्दी से उठी और रसोई में चली गई। वहां पहले से ही उसकी सास खड़ी थी, जो शायद इस इंतजार में थी कि बहू कब उठेगी। माया ने झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ जी, आज का काम क्या क्या करना है? सास ने उसे घूरते हुए कहा, आज तुझे खेत के काम के अलावा घर का भी सारा काम संभालना होगा। बहू सिर्फ चूल्हा छौंका करने के लिए नहीं होती, उसे हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माया ने सिर झुका लिया और काम में जुट गई। पहले उसने जल्दी जल्दी घर के आंगन को बुहारा, फिर पानी भरने के लिए कुएं की ओर चली गई। कुएं पर गांव की कुछ और औरतें पहले से पानी भर रही थी। जब माया ने बाल्टी कुएं में डाली
तो उसमें से पानी निकालना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने मायके में कभी इतना मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ा था। तभी पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, नई बहू का हाथ कांप रहा है। ये आवाज उसकी ननद पारो की थी। बाकी औरतें भी हंसने लगी। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी निकाला और घड़ा भरकर घर ले आई। घर पहुंचते ही सास ने उसे खेत जाने के लिए कहा। आज उसे अकेले जाना था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए वह सोच रही थी कि यह सब कितना अलग था। मायके की नरम छांव से ससुराल की तपती धूप तक का सफर कितना कठिन था। जब वह खेत पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ और औरतें काम कर रही थी। माया ने चुपचाप काम शुरू किया। फसल काटते हुए उसके हाथ में एक गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से हाथ बांध लिया और बिना रुके काम करती रही। तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बहू, इतना मत सहा कर। औरत जब दर्द सहती है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। माया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। काम खत्म करके जब वह घर लौटी तो देखा कि सास और ननद चौकी में बैठी थी। माया ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया, लेकिन हाथ में चोट होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। जब वह चपाती बेल रही थी तो उसकी उंगलियां कांपने लगी। पारो ने यह देख लिया और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे भाभी, ये क्या, हाथ कांप क्यों रहे हैं? ससुराल में रहने के लिए इतना कमजोर दिल नहीं होना चाहिए। सास ने भी तीखे स्वर में कहा, अगर इतना ही मुश्किल लगता है तो मायके क्यों नहीं चली जाती? माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए और धीरे धीरे अपना काम पूरा किया। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या वह इस ससुराल को कभी अपना बना पाएगी? तभी उसे फिर से वही हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार माया को डर नहीं लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जिसे तो देख तो सकती है लेकिन छू नहीं सकती। तेरा मन तुझसे कहता है कि यह घर तुझे अपनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तुझे इसे जीतना होगा। ये ससुराल तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। माया के मन में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन जब तक वह कुछ और पूछती, बूढ़ी औरत गायब हो गई। इस बार माया को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था, कुछ ना कुछ रहस्य जरूर था जिसे समय के साथ खोलना था। अगले दिन सुबह जब माया उठी तो उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। अब उसे सिर्फ अपने ससुराल की परीक्षा नहीं देनी थी, बल्कि इस घर में अपनी पहचान भी बनानी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली परीक्षा उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। माया की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में बेचैनी ज्यादा थी। ये रात भी बाकी रातों की तरह थी, अंधेरी, रहस्यमयी और विचारों से भरी हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस बूढ़ी औरत की बातें क्या वाकई सच थी। क्या यह ससुराल उसे कभी अपनाएगा, या यह परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होगी? सुबह हुई तो वह हमेशा की तरह जल्दी उठ गई और घर के कामों में लग गई। आज उसे खेत भी जाना था और घर के सारे काम भी निपटाने थे। सास ने उसे देखते ही कहा, आज गांव के कुछ मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से तैयार करना, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माया ने सिर हिलाया और सबसे पहले आंगन को अच्छे से बुहार दिया, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लेकिन आज सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब वह खाना बना रही थी तो पारो ने चुपके से नमक की डिब्बी बदल दी। माया को इस बात का अंदाजा नहीं था। जब खाना परोसा गया तो पहली ही बाइट लेते ही ससुर ने गुस्से से कहा, ये क्या बनाया है, इतना ज्यादा नमक डाल दिया। सास ने भी तंज कसते हुए कहा, तुझे रसोई संभालनी नहीं आती तो पहले सीख तो लेती, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करवा दिया। माया को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उसने तो ध्यान से नमक डाला था। तभी पारो हंसते हुए बोली, भाभी, तुमने ही तो नमक डाला था, अब क्या सफाई दे रही हो? माया को इस चालाकी का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी गलती मानी और दोबारा खाना बनाने लगी। उसकी सास और ससुर की आंखों में अब भी नाराजगी थी, लेकिन वह जानती थी कि बहू को यहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। शाम को जब वह खेतों से लौटी तो देखा कि आंगन में गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे।
वे लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। माया चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां कुछ लोग किसी जमीन के झगड़े को लेकर बहस कर रहे थे। ये मामला उसके ससुर के खेतों से जुड़ा था। ससुर जी की चिंता चेहरे पर साफ दिख रही थी। माया ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? ससुर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, तू घर के कामों पर ध्यान दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। माया चुप रह गई, लेकिन उसने इस मामले की सच्चाई जानने की ठान ली। रात को जब सब सो चुके थे, माया ने आंगन में अकेले बैठे ससुर से पूछा, बाबूजी, अगर आप मुझे इस परिवार का हिस्सा मानते हैं तो मुझे भी परिवार की मुश्किलों को समझने का हक होना चाहिए। ये सुनकर ससुर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, गांव में जमीन को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। कुछ लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें अपनी हकदारी साबित करनी होगी। माया ने सोचा, क्या यह भी उसकी परीक्षा का एक हिस्सा था? क्या अब उसे सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि इस परिवार की असली सदस्य बनकर कुछ करना था? उसने ठान लिया कि इस मामले की पूरी सच्चाई जानकर अपने परिवार की मदद करेगी। अगले दिन वह चुपचाप गांव के बुजुर्गों के पास गई और वहां खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी गांव के मुखिया की आवाज आई, जिसके पास असली दस्तावेज होंगे, जमीन उसी की होगी। ये सुनकर माया को याद आया कि एक बार उसने घर के पुराने बक्से में कुछ पुराने कागजात देखे थे। वह बिना देरी किए घर पहुंची और बक्सा खोलकर उन कागजातों को देखने लगी। उसे वहां पर ससुर जी की जमीन के असली दस्तावेज मिल गए। वह दौड़कर आंगन में आई और ससुर को वह कागजात दिखाए। ससुर ने ध्यान से उन्हें पढ़ा और एक गहरी सांस ली। यह तो वही कागज है जिनकी हमें जरूरत थी। माया की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगले ही दिन पंचायत बुलाई गई और माया के दिए गए दस्तावेजों से ये साबित हो गया कि जमीन उनके परिवार की ही थी। गांव वालों ने ससुर की सच्चाई को स्वीकार किया और जमीन का विवाद खत्म हो गया। जब माया घर लौटी तो सास ने पहली बार उसकी ओर नरम नजरों से देखा और कहा, बहू, आज तूने सच में इस घर को संभाल लिया। ये पहला मौका था जब सास ने माया की तारीफ की थी। उस रात जब माया अपने कमरे में आई तो फिर से दरवाजे पर आहट हुई। वह समझ गई कि वही बूढ़ी औरत आई होगी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। माया मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब मुझे किसी के इशारों की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी राह बना सकती हूँ। माया को अब समझ आ गया था कि ससुराल सिर्फ रिश्तों का बंधन नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो हर मुश्किल को धैर्य और समझदारी से पार करता है। माया की यह यात्रा सिर्फ एक बहू की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के असली सबक सीखने की यात्रा थी। उसने यह समझ लिया कि ससुराल सिर्फ एक नया घर नहीं होता, बल्कि एक नई दुनिया होती है, जहां हर कदम पर धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की कसौटी होती है। माया ने सहनशीलता से कठिनाइयों का सामना किया, अपमान को सहा, चालाकियों को परखा और हर कठिनाई में समाधान खोजने का हौसला रखा। उसने यह साबित कर दिया कि नारी सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह अपनी समझदारी और सूझबूझ से परिवार को संवार भी सकती है और समाज में अपनी जगह भी बना सकती है। जीवन हमें कई परीक्षाओं से गुजारता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और संयम का दामन थामे रहता है, वही सच्चे अर्थों में महेश होता है। माया की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जो नए रिश्तों में संघर्ष करती है, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर दिन एक नई चुनौती से जूझती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ससुराल की परीक्षा सिर्फ एक स्त्री की परीक्षा नहीं, बल्कि रिश्तों की भी परीक्षा होती है। अगर रिश्ते सच्चे हो तो वक्त के साथ वे मजबूत होते हैं, और अगर वे छल और स्वार्थ से भरे हो तो समय उन्हें तोड़ देता है। माया की तरह हर स्त्री को अपनी पहचान खुद बनानी होगी, क्योंकि जीवन में सम्मान और प्यार मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। तो जीवन की इस परीक्षा में हर कदम पर खुद को साबित करना ही असली जीत है।